आज का जो हमारा एजेंडा है वो है व्यू। कभी भी हम लोग एमबीसी आर्किटेक्चर का बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है व्यू। व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कोई भी वेब एप्लीकेशन जो होगा उसके साथ यूजर का जो भी इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो उसमें कुछ डेटा डाल रहा है या उसके थ्रू कोई डेटा रिट्रीव कर रहा है या एक पेज से दूसरे पेज पे क्या कर रहा है, वो नेविगेट कर रहा है। तो अगर यूजर इंटरफेस होगा, वो इंटरफेस बना हुआ होगा जिसके थ्रू इंटरेक्शन हो रहा है, तभी वो काम कर पाएगा। तो जो यूजर इंटरफेस बनाने का काम होता है एमबीसी आर्किटेक्चर के अंदर, उसमें यूजर इंटरफेस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं व्यू से। नाम से ही समझ में आ रहा है व्यू, व्यू मतलब जो आपको दिखेगा। तो अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे ASP.NET कोर के अंदर व्यू क्या है। तो इन ASP.NET कोर एमबीसी, views are HTML template that contain embedded रेजर मार्कअप। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन को मतलब समझो कि ASP.NET कोर एमबीसी का बात करते हैं, एमबीसी कोर का बात करते हैं। इसके अंदर व्यू जो होता है एक तरह का टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, एक तरह का मॉडल। मॉडल मतलब स्ट्रक्चर बताया हुआ रहेगा, कौन सा कंटेंट कहां दिखेगा वो बताया रहेगा, कौन सा कंटेंट कैसा दिखेगा वो बताया हुआ रहेगा, लेकिन कंटेंट क्या होगा वो बताया हुआ नहीं रहेगा। जनरली क्या होता है, कंटेंट उसमें रन टाइम में, कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो स्टैटिक होता है, जो मतलब फिक्स रहता है पहले से, और कुछ कंटेंट रन टाइम में आता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहे हैं कि सपोज आप एक कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पे आप कोई एक लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। तो लिंक पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि आपका डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टैबुलर फॉर्मेट में दिखा रहा है। सपोज कोई टेबल है स्टूडेंट, और आप कोई लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, और जैसे ही वो स्टूडेंट लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। और डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद वो डेटा को रिट्रीव कर रहा है और डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है। तो टेबुलर फॉर्मेट में जो दिखाएगा तो उसके लिए कोई क्या लगता है। तो टैबुलर फॉर्मेट में जो दिखाएगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक टेम्पलेट बनाना होता है जिसमें आप टेबल का कोड लिख देंगे। आप बता देंगे कि कहां पे रो, कितना रो बनेगा, कितना कॉलम बनेगा या कितना कॉलम बनेगा, कॉलम का हेडिंग क्या होगा, कॉलम का साइज क्या होगा, उसके बाद जो टेबल होगा उसका हम लोग बोल सकते हैं उसका अपीयरेंस कैसा होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, उसका बॉर्डर क्या होगा, वो सब बता दिया जाता है। लेकिन डेटा क्या होगा वो नहीं बताते। जैसे टेम्पलेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता देते। कभी भी कहीं पे भी आप जाते हैं, सपोज कहीं कॉलेज में गए या कहीं पे एडमिशन के लिए गए या किसी ऐसे स्टेशन पे चले गए आप टिकट कराने के लिए, जो फिजिकल टिकट कराते हैं जाके हम लोग स्टेशन पे, तो वहां क्या होता है, आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है। अब फॉर्म में क्या है, फॉर्म में पहले से बना हुआ रहता है कि यहाँ पे आपको ट्रेन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको ट्रेन नेम डालना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ जर्नी डालना है, यहाँ पे आपको क्लास डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, फिर जेंडर डालना है, फिर एज डालना है। ये सब होता है ना। तो सारा कुछ क्या होता है, फॉर्मेट बना हुआ रहता है। डेटा आप अपने हिसाब से जो जिसको भी टिकट बुक करना हो अपना उसके अंदर डेटा फिल कर देता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट का मतलब यही होता है कि आप जब व्यू बनाते हैं तो व्यू में क्या होता है, आप एक मॉडल बना देते हैं कि कौन सा चीज कहां दिखेगा, लेकिन वो चीज क्या होगा, रन टाइम में आएगा, डेटाबेस से आएगा और उसके अंदर आके क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे बोला जाता है कि ये क्या है, व्यू आर एचटीएमएल टेम्पलेट एट कंटेंट एम्बेडेड रेजर मार्कअप। रेजर मार्कअप क्या होता है, यहां पे जो व्यू बनता है उसके अंदर आप दो तरह का कोड लिख सकते हैं, एक एचटीएमएल का कोड और दूसरा सी शार्प का कोड भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो सी शार्प का कोड लिखने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है, रेजर मार्कअप। रेजर मार्कअप कुछ नहीं है, एक @ और करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद। तो जहां पे भी सी शार्प का कोड आपको इंबेड करना है, जहां पे भी सी शार्प का कोड आपको उसके अंदर डालना है, वहां पे आप रेजर मार्कअप यूज करके बीच में आप सी शार्प का कोड डाल सकते हैं जहां पे आपको कुछ डायनेमिक काम कराना है। This markup allow code to interact with HTML to generate and render web page that are sent to the client। ये जो मार्कअप होता है रेजर मार्कअप, वो क्या अलाउ करता है, आप ऐसा कोड लिख सकते हैं जो HTML के साथ इंटरैक्ट करके पेज को रेंडर करेगा, पेज को रन टाइम में बनाएगा। ठीक है, रन टाइम में बनाने को यहाँ पे रेंडर बोला जाता है। पेज को रन टाइम में बनाएगा जिसमें HTML पहले से रहेगा, उसमें C# का कोड कहीं से डेटा लाएगा, उसके अंदर डेटा को भरेगा और उसको प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करके किसको भेजा जाएगा, उस पेज को क्लाइंट को भेजेगा। मतलब जो पेज रहेगा वो पहले से बना के रखा हुआ नहीं रहता। जैसे स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि पेजेस पूरा का पूरा डिजाइन करके रखा रहता है, उसका लेआउट भी पहले से बना रहता है, उसका डिजाइन भी पहले से बना रहता है और उसके अंदर डेटा भी पहले से डाला रहता है। इसमें क्या होगा कि लेआउट पहले से बना रहेगा,
डिजाइन पहले से बना रहेगा लेकिन डेटा पहले से नहीं रहेगा। डेटा क्या होगा, रन टाइम में आएगा। व्यूज आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग डेटा टू द यूजर। व्यू का मेनली दो काम होता है, एक तो यूजर को डेटा दिखाना, और दूसरा कैन टेक वेरियस फॉर्म बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ द वेब एप्लीकेशन। और दूसरा होता है डेटा रिट्रीव करना, डेटा इनपुट लेना। जैसे मान लो डेटा दिखाने के लिए डेटा होना भी तो चाहिए, और डेटा आएगा कहां से, तो यूजर ही डालेगा। तो सपोज जब डेटा एंट्री करना होगा तो उसके लिए जो फॉर्म्स वगैरह बनता है, जो फॉर्म्स बनेगा जिसके थ्रू आपका वेबसाइट के अंदर क्या जाएगा, डेटा जाएगा, तो जो फॉर्म यूजर को दिखेगा जिसके थ्रू वो डेटा डालेगा और वहां भेजेगा, तो वो भी क्या होगा, व्यू होगा। एक बार जब डेटा चला गया, यूजर को जब डेटा देखना है तो जो डेटा फिल होके आ रहा है वो भी क्या होगा, व्यू होगा। तो व्यू का बहुत सारा काम है, धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग देखते जाएंगे। द व्यू इज द कॉम्पोनेंट दैट कंटेन लॉजिक टू रिप्रेजेंट द मॉडल डेटा। मॉडल डेटा किसको बोलते हैं, द डेटा प्रोवाइडेड टू इट बाय अ कंट्रोलर एज यूजर इंटरफेस विच द एंड यूजर कैन इंटरेक्ट। तो व्यू क्या है, एक तरह का कंपोनेंट है जिसके पास क्या लॉजिक रहता है कि जो मॉडल से डेटा आ रहा है उसको कैसे दिखाना है, उसका लॉजिक उसके पास रहता है, ठीक है। और वो एक यूजर इंटरफेस बना के यूजर को देता है ताकि यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो फॉर्म ही है, तुमको मान लो कि कहीं पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पे हम लोग कोड लिखेंगे। तो वो एक तरह का यूजर इंटरफेस बनेगा। हो सकता है कि उसके थ्रू डेटा मॉडल में जाएगा या मॉडल के थ्रू डेटा उसमें आएगा। दो चीज हो सकता है कि जो भी तुम्हारा व्यू होता है उसमें डेटा मॉडल से जाता है या मॉडल से डेटा व्यू में आता है। अब वो कैसे होगा, जब हम लोग डेटा पे काम करेंगे तो वहां पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यह ध्यान रखना कि व्यू का मतलब यही है कि जो यूजर को दिखेगा वेबसाइट में वही व्यू है। अब यहाँ पे ASP.NET Core MVC में व्यू कैसे बनता है, तो व्यू इन ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन इज अ फाइल। यहाँ पे व्यू क्या होता है, एक फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .cshtml और C# लैंग्वेज। अगर आप C# को बेस लैंग्वेज बना रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन .cshtml। द मीनिंग ऑफ CSHTML इक्वल्स टू, CS का मतलब होता है C# प्लस HTML, मतलब ऐसा पेज जिसके अंदर C# का भी कोड होगा और जिसके अंदर HTML का भी कोड होगा। The view combines programming language C# and HTML। व्यू में होता है क्या, तो जो C# का कोड है और HTML का कोड है वो दोनों कंबाइन होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर पेज के अंदर C# का कोड हो ही हो, जहां जरूरत है वहां होगा। कभी कभी ऐसा ही व्यू बनता है जिसमें सारा HTML होगा। अगर मान लो तुमको कोई स्टैटिक पेज ही बनाना है तो आप व्यू के थ्रू स्टैटिक पेज भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई C# का कोड नहीं होगा। लेकिन जहां पे आपको डेटा पे काम करना, जहां पे आपको कोई डायनेमिक काम करना, रन टाइम में कुछ कैलकुलेशन हो रहा है या डेटाबेस से डेटा आ रहा है या डेटाबेस में डेटा जा रहा है, तो वहां पे फिर आपको C# का कोड लिखना। The views in ASP.NET Core MVC application are generally returned to the client from the controller action method। अब होता क्या है कि व्यू जो है, हम पहले ही बताए थे कि जो यूजर इंटरेक्शन करेगा, यूजर जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा किसको भेजेगा, कंट्रोलर को भेजेगा। फिर कंट्रोलर क्या करता है, या तो मॉडल से या तो व्यू के साथ इंटरेक्शन करता है। तो व्यू को बोलेगा भैया आप पेज प्रिपेयर करो। व्यू क्या करेगा, पेज प्रिपेयर करके कंट्रोलर को देगा। फिर वापस कौन करेगा, क्लाइंट को वापस करेगा तुम्हारा कंट्रोलर ही करेगा, क्योंकि इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, कंट्रोलर के साथ हो रहा है। तो आपका जो भी रिक्वेस्ट जाएगा वो पहले कंट्रोलर के पास जाएगा और कंट्रोलर से फिर व्यू मॉडल फिर वो पीछे का चीज है वो समझेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि अगर आप कहीं पे भी किसी ऑफिस में जाते तो वहां पे अगर आपको कोई काम कराना, तो जो भी रिसेप्शन है या जो ऑफिस है वहां पे जाके आप अप्लाई करते हैं। आप जाके अप्लाई कर दिए, मान लो जो भी सामने काउंटर बैठा हुआ आप उसको अप्लाई कर दिए। अब आप उसको फॉर्म दे दिए, अब उसको कहाँ साइन कराना, कहाँ अप्रूव कराना वो समझेगा, वो लेके जाएगा। अब उसका जो बॉस होगा या मान लो उसके ऊपर कोई ऑफिसर होगा उसके पास लेके जाएगा, उसको अप्रूव कराएगा, साइन कराएगा, स्टैम्प कराएगा और ला के फिर वो आपको दे देगा। मतलब आपका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, वो जो सामने आपके सामने रिसेप्शनिस्ट या जो भी क्लर्क या जो भी वहां पे स्टाफ बैठा हुआ उसके साथ हो रहा है। वो आपसे सारा कुछ कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, क्या काम कराना है उससे आपको मतलब नहीं है। फिर वो आपका काम करा के लाके वो आपको दे देगा। तो यहाँ पे कंट्रोलर वही मैनेजमेंट का काम करता है, वो अपने कुछ उसको किसका काम क्या, रिक्वेस्ट लेना और बाकी मॉडल और व्यू से काम करा के फिर क्लाइंट को वापस कर देना। तो क्या कि व्यू क्या होता है, तो जब भी यूजर को कोई भी चीज दिखाना है तो हम लोग व्यू का ही यूज करते हैं। अब व्यू होता कितने तरह का है, तो जनरली अलग अलग तरह का व्यू होता है। पहला होता है रेजर व्यू। दीज आर द मोस्ट कॉमन व्यू इन ASP.NET Core MVC। एक्चुअली मोस्टली जो हम लोग व्यू बनाते हैं वो रेजर व्यू ही बनाते हैं। जो भी यूजर को जाएगा वो रेजर व्यू ही जाता है। द रेजर syntax.cshtml फाइल विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड C#। तभी बताया कि कोई भी जो नॉर्मल व्यू बनाएंगे हम लोग, कोई भी मान लो कि तुम कोई पेज बना रहे हो जो यूजर को तुम रिटर्न कराना चाहते हो कि कभी भी रिक्वेस्ट आए तो ये पेज यूजर को दिख जाना चाहिए।
तो उसके लिए जो पेज बनाते हैं वो नॉर्मल पेज बनेगा और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजर व्यू बोलते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया, जो कि हर बार आपको जो भी पेजेस बनाना, जितना पेजेस बनाना जो यूजर को डिलीवर होना है, उसके लिए रेजर व्यू बनाना पड़ेगा। दूसरा होता है पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू क्या होता है? तो पार्शियल का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि ये कंप्लीट व्यू नहीं होता है, ये आधा अधूरा व्यू होता है। और ऐसा व्यू होता है जो डायरेक्टली यूजर के पास नहीं जाएगा, बट ये जाके किसी दूसरे व्यू में फिट हो जाएगा। जैसे होता क्या है कि बहुत समय आपको कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा पार्ट पेज के अंदर है जो कि बहुत सारे पेजेस में रिपीट होना है, या एक ही पेजेस में बहुत बार रिपीट होना है। जैसे कि एग्जांपल से समझो कि प्रोडक्ट के लिए एक कार्ड बना रहे हो। प्रोडक्ट कार्ड समझते हो किसको बोलते हैं? जिसमें प्रोडक्ट का ऊपर में फोटो रहे, नीचे प्रोडक्ट का नाम रहे। आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट का कार्ड मतलब क्या होता है? जिसमें प्रोडक्ट का फोटो, उसके नीचे प्रोडक्ट का नाम, उसके नीचे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और उसके नीचे प्रोडक्ट का प्राइस, और नीचे 2 बटन होना चाहिए, बाय नाउ या ऐड टू कार्ट। तो अब ये एक प्रोडक्ट के लिए वो बना। अब आपके पास थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो क्या हर प्रोडक्ट के लिए आपको बार 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 उसका कोड लिखना पड़ेगा? नहीं। यहां पे होता क्या कि आप उसको, जो भी ऐसा कोई भी चीज है, कोई भी ऐसा वेब पेज का पार्ट है जो बहुत जगह यूज होना चाहे, तो सेम पेज में बहुत बार रिपीट हो रहा है या अलग अलग पेज में रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बनाते हैं? कंपोनेंट बनाते हैं। इसका भी पूरा एक चैप्टर है हम लोग का, वो कंपोनेंट बना लेंगे और कंपोनेंट बना के उसको हम जहां चाहे जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा टाइम बचता है। तो ये दीज आर सिमिलर टू द पार्शियल व्यू बट मोर पावरफुल। तो पार्शियल व्यू होता है, अच्छा सॉरी ऊपर में, दीज आर यूजुअल व्यू कंपोनेंट दैट कैन एम्बेडेड विथ अदर व्यू। लेकिन ये पार्शियल व्यू डायरेक्टली यूजर को नहीं दिखता है। इसको दिखाने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है? इसको दिखाने के लिए आपको किसी दूसरे व्यू में इसको अटैच करना पड़ता है। जो मेन व्यू, जो रेजर व्यू होगा, उसके अंदर पार्शियल व्यू को लगाया जा सकता है। तो पार्शियल व्यू समझो कि एक तरह का पार्ट है, एक तरह का कंपोनेंट होगा जिसको आप अलग से डिजाइन करेंगे, और जहां जहां जरूरत होगा वहां हम उसको रीयूज कर लेंगे, जितना बार चाहे उतना बार रीयूज कर सकते हैं। दे आर यूजफुल फॉर रेंडरिंग कॉमन एलिमेंट लाइक हेडर, फुटर, नेविगेशन मेनू, etc। तो अगर आपको कोई एक चीज है जो बहुत जगह यूज करना है, तो आप एक बार उसको डिजाइन कर लीजिए, जहां मन वहां जिस व्यू में चाहिए वहां पर उसको ऐड कर लीजिए। दूसरा था व्यू कंपोनेंट। देखो पार्शियल व्यू का ही एक एडवांस वर्जन होता है व्यू कंपोनेंट। दीज आर सिमिलर टू द पार्शियल व्यू बट मोर पावरफुल। दे कैन इनकैप्सुलेट बोथ व्यू एंड लॉजिक नीडेड टू जनरेट इट। देखो पार्शियल व्यू में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो भी उसका लेआउट होगा और उसका डिजाइन होगा, उसमें डेटा नहीं होगा। व्यू कंपोनेंट में क्या होता है कि उसमें तुम्हारा लेआउट भी होगा। लेआउट मतलब समझते हो ना, कौन सा चीज कहां दिखेगा। फिर उसका क्या होगा? डिजाइन भी होगा कि वो कैसा दिखेगा। जैसे मान लो कि प्रोडक्ट नेम है तो वो बोल्ड दिखना चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो इटैलिक दिखना चाहिए, बटन है तो रेड कलर, तो वो डिजाइन बोलते हैं। उसके अंदर डिजाइन भी होगा, और उसमें फिर व्यू कंपोनेंट में क्या होता है कि उसमें डेटा कहां से आएगा उसका भी कोड उसी में लिखा रहता है। जबकि पार्शियल व्यू में क्या होता है? बाहर से आपको उसको डेटा देना पड़ता है। तो इसमें जो लॉजिक का जरूरत पड़ता है वो भी इसी के अंदर लिखा रहता है। ये 3 तरह का हुआ। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू होता है जिसको बोलते हैं लेआउट व्यू। ये बहुत ज्यादा यूज होता है। लेआउट व्यू क्या होता है? दीज प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील अक्रॉस द मल्टीपल व्यू इन योर एप्लीकेशन। जैसे मान लो तुम कोई वेबसाइट बना रहे हो और उसमें तुम्हारे पास 10 पेजेस है या 20 पेजेस है, और तुम क्या चाहते हो कि हर पेज के ऊपर नेविगेशन बार होना चाहिए, उसके जस्ट नीचे कैरोसेल होना चाहिए। कैरोसेल समझते हो ना, जो इमेज स्लाइडर होता है कि 4-5 इमेज है अपने अपने स्लाइड हो रहा है थोड़ा थोड़ा टाइम पे, उस तरह का चीज हो। फिर बीच में कंटेंट हो, कुछ भी कंटेंट हो सकता है, हर पेज का अपना अपना कंटेंट होता है। और सबसे नीचे में फुटर हो, मतलब कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो हर पेज के अंदर क्या है? कॉमन है। अगर आप कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा पेजेस है और हर पेजेस के अंदर कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो कि कॉमन है। जैसे देखो कि तो सिंपल बात है, कोई वेबसाइट बनाते हो तो तुम 20 पेज बनाए तो 20 पेज के ऊपर मेनू बार तो होता ही होता है, जिसको नेविगेशन बार बोलते हैं। 20 पेज में देखोगे कि वो जो इमेज का बैनर जैसा चीज होता है, इसको कैरोसेल बोलते हैं, अपने अपने इमेज चेंज होता ही होता है। नीचे में फुटर होता ही होता है। हाँ, हर पेज में बीच का कंटेंट चेंज हो जाता है। तो ऐसे क्या होगा कि तुम 20 पेज बना रहे हो तो 20 पेज के अंदर तुमको नेविगेशन बार का कोड ऊपर लिखना पड़ेगा, 20 पेज के अंदर तुम कैरोसेल लिखना पड़ेगा कोड, और फिर 20 पेज के नीचे फुटर का कोड लिखना पड़ेगा। और इन फ्यूचर अगर किसी तरह का चेंजेस करना है, मान लो फुटर में एड्रेस चेंज करना है, तो फिर तुमको 20 पेज में जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अपने प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यहाँ पे लेआउट पेज का यूज करते हैं। एक्चुअली ये लेआउट पेज जो है, पहले इसी को मास्टर पेज के नाम से जाना जाता था पुराने डॉटनेट के वर्जन में, या बाकी अगर तुम कभी पीएचपी पढ़े होगे या फिर कभी जेएसपी पढ़े होगे तो वहां पर उसको मास्टर पेज बोलते थे। मास्टर पेज के कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज करके उसको क्या बोल दिया गया? लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में क्या होता है कि आप हर पेज के अंदर जो कॉमन कंटेंट होगा
हर पेज के अंदर जो कॉमन कंटेंट होगा उसको एक बार डिजाइन कर लेते हैं, और जब हम लोग व्यू बनाते हैं तो व्यू के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ वो कोड लिखते हैं जो, जैसे मान लो कि पहला होम पेज है, ठीक है, तो होम पेज में जो कॉमन कंटेंट होगा वो कहां से आएगा, लेआउट पेज से। और होम पेज के अंदर जो आप दिखाना चाहते हैं, जो होम पेज का अपना कंटेंट होगा, वो सिर्फ आपको उसके लिए क्या बनाना होगा, रेजर व्यू बनाना होगा। अब बाद में आपको क्या करना होगा कि रेजर व्यू में बता देना होगा कि इसका लेआउट कौन सा है, तो लेआउट वाला कंपोनेंट आप लेआउट में जो जो चीज कॉमन बताएगा वो अपने आप आ जाएगा, और सिर्फ रेजर व्यू वाला जाके होम का कंटेंट उसके अंदर ऐड हो जाएगा। दूसरा मान लो कि अबाउट अस है, तो तुम्हारा क्या होगा, लेआउट का कोड तुमको लिखने का जरूरत नहीं है, जो कॉमन चीज है तुम सिर्फ किसका कोड बनाओ, तुम सिर्फ किसका कोड लिखो, तुम सिर्फ कोड लिखो जो है तुम्हारा किसका, अबाउट अस का, और उसमें तुम अप्लाई कर दो लेआउट। तो इसके लिए पूरा चैप्टर है, हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल यही समझो कि एक तरह से मास्टर पेज की तरह काम करता है। अगर एक ही चीज को, एक ही कॉमन कंटेंट को बहुत सारे पेजेस पे अप्लाई करना है तो हम लोग लेआउट भी यूज करते हैं। बाकी कैसे यूज करते हैं, क्या काम होता है, कैसे बनता है, उसका पूरा चैप्टर हम लोग आगे देखेंगे। अब वेयर आर व्यू प्लेस्ड इन ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन, अगर देखा जाए अगर ASP.NET Core MVC के अंदर अगर आप व्यू बनाते हो तो कहां स्टोर होता है, तो बाय डिफॉल्ट व्यूज आर अवेलेबल इनसाइड द व्यूज फोल्डर। हम बताए थे कि अपने आप एक फोल्डर बनता है व्यूज, उसके अंदर होता है, क्रिएटेड इन द प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी, जो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट का जो रूट डायरेक्टरी होता है उसके अंदर वो दिखता है। यूजुअली व्यूज आर ग्रुप्ड इनटू फोल्डर नेम विद द कंट्रोलर नेम, तो बोला क्या गया कि यहां पे बहुत सारा व्यू होगा, तो हर व्यू को क्या किया जाता है, ग्रुप किया जाता है किसके अंदर, उस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर। तो होगा क्या कि हम पिछला क्लास दिखाए भी थे जब स्ट्रक्चर बता रहे थे कि व्यू होगा, व्यू के अंदर फिर कंट्रोलर के नाम से फोल्डर होगा, और जिस कंट्रोलर का जितना व्यू होगा, मान लो कि एक कोई कंट्रोलर उसके अंदर 20 व्यू है, तो 20 व्यू क्या होगा, उसी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर होगा। अगर तुम्हारे पास 5 कंट्रोलर है, अब पांचों के पास अलग अलग व्यू है, तो सबके लिए क्या होगा, 5 फोल्डर बनेगा और सबका व्यू अपने अपने फोल्डर में जाएगा। तो मेन फोल्डर कौन होगा, व्यू। व्यू के अंदर मान लो तुम्हारे पास होम कंट्रोलर है, तो होम कंट्रोलर के नाम से एक फोल्डर बनेगा व्यू के अंदर। एक स्टूडेंट कंट्रोलर है, व्यू के अंदर एक स्टूडेंट कंट्रोलर नाम से बनेगा। अब स्टूडेंट कंट्रोलर का सारा व्यू स्टूडेंट वाला फोल्डर के अंदर रहेगा, और होम कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, होम कंट्रोलर का सारा व्यू होम के अंदर होगा। जैसे एक बार हम दिखा देते हैं यहाँ पे तुम लोग को अगर समझने के लिए। एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाए थे, शायद वीडियो डाला भी, आप लोग देखे भी होंगे। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो कंट्रोलर कितना है, कोर्स कंट्रोलर, फी कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, मार्क्स कंट्रोलर और स्टूडेंट कंट्रोलर, इतना सारा कंट्रोलर है। अगर इतना सारा कंट्रोलर है तो व्यू के अंदर देखो क्या है, व्यू को जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग, इसके अंदर देखो जितना भी कंट्रोलर है सबके नाम से एक फोल्डर है। व्यू के अंदर देखो कोर्स नाम का फोल्डर है क्योंकि यहाँ पे कोर्स कंट्रोलर है। फी नाम का फोल्डर है क्योंकि इसके अंदर फी कंट्रोलर है। होम नाम का फोल्डर है क्योंकि इसके अंदर होम कंट्रोलर है कहीं होम है। उसके बाद देखो मार्क्स कंट्रोलर है तो उसके लिए मार्क्स नाम का फोल्डर है, और स्टूडेंट कंट्रोलर है इसलिए यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट का। एक तो शेड होता ही होता है। अब स्टूडेंट के अंदर जितना भी, स्टूडेंट कंट्रोलर के लिए जितना भी तुम्हारा क्या होगा, व्यू होगा, वो सारा स्टूडेंट के अंदर है। देखो मार्क्स वाला सारा मार्क्स के अंदर है, होम वाला सारा होम के अंदर है। तो यहाँ पे व्यूज को अलग अलग ग्रुप में डाला जाता है, और वो हर ग्रुप के लिए क्या बनता है, फोल्डर बनता है। और फोल्डर डिपेंड करता है कि आपका कितना कंट्रोलर है। जितना कंट्रोलर होगा हर कंट्रोलर के लिए व्यू के अंदर एक फोल्डर बनेगा, और हर कंट्रोलर अपना व्यू को कहां रखेगा, अपने फोल्डर के अंदर। अब वो एक व्यू में कितना हो, जितना चाहे उतना व्यू आप बना सकते हैं जरूरत के हिसाब से। हम लोग जब बनाएंगे तो देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अभी खुला हुआ है स्टूडेंट, कौन सा कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर है। इसके अंदर देखो जितना सारा ये जो एक्शन मेथड दिख रहा है यही तुम्हारा व्यू को रिटर्न करता है। एक इंडेक्स है, क्रिएट है, फिर देखो यहाँ पे डिटेल्स है, फिर यहाँ पे एडिट होगा और डिलीट होगा, 4-5 है। देखो पांचों के लिए व्यू यहीं पे होगा। व्यू के अंदर जाएंगे और स्टूडेंट के अंदर जाएंगे, और देखो क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एडिट और इंडेक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपल बात है, व्यू कहां स्टोर होता है, व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर कंट्रोलर स्पेसिफिक फोल्डर होता है। यहां का लिखा हुआ द कंट्रोलर स्पेसिफिक फोल्डर विल बी क्रिएटेड ओनली विद इन द व्यू फोल्डर। तो व्यू के अंदर व्यू स्पेसिफिक फोल्डर जितना, सॉरी कंट्रोलर स्पेसिफिक फोल्डर जितना कंट्रोलर होगा उसके लिए हर कंट्रोलर के लिए एक एक व्यू का फोल्डर बनते जाएगा, और हर कंट्रोलर अपने व्यू को, व्यू के अंदर जो अपना फोल्डर है उसके अंदर उसको ऑर्गेनाइज करके रखता है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये व्यू
वो कैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होता है, व्यू कैसे काम करता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड बनाना पड़ता था। हम लोग एक्शन मेथड के बारे में समझेंगे कि देखो, जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाता है, रिक्वेस्ट जाता है तुम्हारा कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर के पास वो रिक्वेस्ट कौन एक्सेप्ट करता है, तो हर यूआरएल, जब भी कोई भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो यूआरएल के थ्रू करते हैं। तो यूआरएल में दो चीज बताना पड़ता है कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो किसको कर रहे हैं। तो आपको पहले बताना पड़ता है कंट्रोलर का नाम, कि किस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किस कंट्रोलर के किस एक्शन मेथड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट जाएगा वो सीधे एक्शन मेथड को जाता है। तो एक्शन मेथड होता क्या, पहले देखो, एक्शंस आर द मेथड्स इन द कंट्रोलर क्लास। जब भी हम लोग का कंट्रोलर होगा तो एक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक तरह का मेथड होता है जो किसके अंदर बना रहता है, कंट्रोलर क्लास के अंदर बना रहता है। इसका काम क्या है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग द व्यू और जेसन डेटा, जिसका दो ही काम है, या तो व्यू बना के भेज देगा या तो डेटा दे देगा। अगर आप एपीआई वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे आगे वेब एपीआई वगैरह बनाएंगे, तो वेब एपीआई में क्या होता है, व्यू नहीं जाता, सीधे डेटा चला जाता है। और डेटा किस फॉर्म में जाता है, जेसन के फॉर्म में जाता है। एक्शन क्या है, मेथड होता है जो कहां बना हुआ रहता है, कंट्रोलर क्लास के अंदर बना रहता है। और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है व्यू या डेटा भेजना, किसको, तुम्हारे क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट किया उसको। एक्शन विल मेनली हैव रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट। देखो, एक्शन का जो मेथड बनता है, तो कोई भी जो मेथड बनता है उसमें क्या होता है, पहले एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, जैसे पब्लिक दे दिए, प्राइवेट दे दिए, प्रोटेक्टेड दे दिए, ठीक है, या इंटरनल दे दिए, तो सी शार्प में होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कुछ कौन कौन सा। लेकिन जनरली यहाँ पे एक्शन मेथड का पब्लिक होता है, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट बाहर से आ रहा है। दूसरा, हर मेथड का रिटर्न टाइप होता है। तो जो हम लोग का एक्शन मेथड होता है उसका जनरली जो रिटर्न टाइप होता है वो एक्शन रिजल्ट होता है, या अभी हम लोग आई एक्शन रिजल्ट जो उसका इंटरफेस होता है वो हम लोग देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक्शन रिजल्ट ही मान के चलेंगे। इसका मेनली रिटर्न टाइप क्या होता है, एक्शन रिजल्ट होता है। एंड इट विल बी इन्वोक्ड फ्रॉम द मेथड इन्वोक एक्शन कॉल्ड बाय कंट्रोलर। और इसको कॉल कौन कराता था, आपका कंट्रोलर कॉल कराता है। आप कॉल नहीं कराएंगे, आप सिर्फ यूआरएल भेजेंगे और कंट्रोलर उस यूआरएल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि ये किस एक्शन के लिए रिक्वेस्ट आया हुआ है, और वो कंट्रोलर फिर उस मेथड को कॉल करा देता है, ठीक है। यहां पे देखो लिखा हुआ, ऑल द पब्लिक मेथड इनसाइड द कंट्रोलर विच रिस्पॉन्ड टू द यूआरएल आर नॉन एज एक्शन मेथड। तो बोला कि कंट्रोलर के अंदर ऐसा सारा मेथड जो कि पब्लिकली बनाया गया, मतलब उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या दिया गया है, एक्सेस मॉडिफायर क्या दिया गया है, पब्लिक दिया गया है, और वो यूआरएल के अगेंस्ट में कॉल हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्शन मेथड बोलते हैं। अब एक्शन मेथड बनाते कैसे हैं, व्हेन क्रिएटिंग द एक्शन मेथड वी मस्ट फॉलो दिस रूल। कुछ रूल है जिसको ध्यान देना पड़ता है इसको बनाते समय। तो यहां पे उसको चार पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, ठीक है। आई हैव डिवाइडेड ऑल द एक्शन मेथड इनटू द फॉलोइंग। तो एक्शन मेथड भी अलग अलग तरीके का होता है, जो अलग अलग चीज रिटर्न करता है, जैसे एक्शन रिजल्ट, रिडायरेक्ट एक्शन रिजल्ट, फाइल रिजल्ट और सिक्योरिटी रिजल्ट। तो कोई भी एक्शन मेथड जो होगा वो अलग अलग चीज दे सकता है। तो चलो देखते हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो कॉमन है वो एक्शन रिजल्ट होता है, जो कि व्यू रिटर्न करता है। तो पहला जो टाइप ऑफ मेथड है वो क्या है, एक्शन रिजल्ट है। एक्शन रिजल्ट इज अ बेस, बोल सकते हैं, रिटर्न टाइप ऑफ मोस्ट एमबीसी एक्शन रिजल्ट। तो बोला क्या है कि एक्शन रिजल्ट क्या है, तो एक तरह का टाइप है, टाइप मतलब क्लास है, जो कि बेस है, पेरेंट है मोस्ट ऑफ द एमबीसी एक्शन रिजल्ट। एमबीसी का जो एक्शन मेथड बनाएंगे हम लोग अपने प्रोग्राम में, जैसे यहां पे देखो एमबीसी का एक्शन मेथड बना हुआ है ना, ये जो एक्शन मेथड बना हुआ, तो कोई भी एक्शन मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो ये बेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी चीज, ये बहुत तरह के चीज को रिटर्न कर सकता है, इसलिए इसको बेस बोलते हैं। जैसे व्यू रिजल्ट है, जेसन है, कंटेंट रिजल्ट है, कोड रिजल्ट है, ये सबका बेस क्लास कौन है, सबका बेस क्लास एक्शन रिजल्ट है। तो अगर इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर कहीं पे भी हम लोग पेरेंट क्लास को यूज कर लेते हैं कहीं पे भी, तो जितना भी उसका चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को, रेफरेंस को वो स्टोर कर सकता है, या वो उसके वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। अभी इसका पता नहीं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता, अभी थोड़ा सा सीसर का मामला है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब भी कोई एक क्लास बनाते हैं, मान लो क्लास ए बनाए, ये चीज थोड़ा समझा देते हैं कि थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, सीसर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप लोगों को। ये जो हम बता रहे हैं कि बेस क्लास क्यों, सबका बेस क्लास है ये, इसको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लो कि तुम एक क्लास ए बनाए, ठीक है, और एक क्लास बी बनाए। अब बी क्या कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है। तो जनरली कहा यह जाता है कि अगर कोई भी क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है तो वो भी उसी टाइप का हो जाता है। किस टाइप का, ए टाइप का हो जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या है, ध्यान से देखो। अगर आप ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए टाइप का जो ये रेफरेंस टाइप वेरिएबल बना, वो ए का तो रेफरेंस रख ही सकता है, प्लस तुम ऐसा भी कर सकते हो, ए का ओबीजे इक्वल्स टू न्यू पी।
इसके क्या हो सकता है कि जो ए का रेफरेंस टाइप है वो बी के ऑब्जेक्ट का भी रेफरेंस स्टोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि बी जो है उसका भी डेटा टाइप क्या हो गया, ए टाइप का ही हो गया। तो कभी भी कोई भी बेस क्लास जो होता है, अगर उसको कोई चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है, बेस क्लास को चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है, तो जो चाइल्ड क्लास होता है उसका टाइप क्या हो जाता है, बेस क्लास टाइप का ही हो जाता है। मतलब बेस क्लास का रेफरेंस टाइप वेरिएबल में या बेस क्लास टाइप के वेरिएबल में हम लोग चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पे क्या बोला गया कि जो एक्शन रिजल्ट है वो बेस क्लास है फॉर व्यू रिजल्ट, जेसन रिजल्ट, कंटेंट रिजल्ट या कोड रिजल्ट। तो अगर हम एक्शन रिजल्ट दे देते हैं तो हम लोग इसमें से कोई भी टाइप का डेटा रिटर्न कर सकते हैं। अब ये चीज थोड़ा सा रिटर्न टाइप का मतलब समझ लो। मेथड्स पढ़े होगे आप लोग कहीं ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो मेथड्स में क्या बताया जाता है, कभी भी जब हम लोग मेथड बनाते हैं तो वहां पे दो तीन चीज देते हैं। पहला तो एक एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, दूसरा रिटर्न टाइप देते हैं, तीसरा मेथड नेम देते हैं, चौथा पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर ऑप्शनल होता है, वो हो भी सकता नहीं हो भी सकता, लेकिन बाकी चीज तुम्हारा ही। जैसे मान लो कि तुम एक मेथड बना रहे हो पब्लिक, फिर यहां दे रहे हो INT, और यहां पे क्या दे रहे हो, कुछ भी सम दे दिए। और यहां से अब यहां INT देने का मतलब क्या हो गया, कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा काम खत्म करने के बाद। और वो वैल्यू किस टाइप का होना चाहिए, वो वैल्यू INT टाइप का ही होना चाहिए। मतलब यहां पे कोई हम मान लो यहाँ INT आई नाम का वेरिएबल बना दिए, हम यहाँ आई रिटर्न कर सकते हैं। क्यों आई रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फंक्शन बनाते समय बताया गया था कि एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वैल्यू तो रिटर्न करेगा ही करेगा लास्ट में, लेकिन किस टाइप का करेगा, INT टाइप का। तो यहां से तुमको INT टाइप का ही वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पे लिख दिए हैं एक्शन रिजल्ट इसके जगह पे, तो आपको एक वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा जो एक्शन रिजल्ट टाइप का ही हो सकता है, एक्शन रिजल्ट टाइप का ही हो सकता है। या तो तुम एक्शन रिजल्ट का वैल्यू रिटर्न करो, और नहीं तो आप कभी क्या बताया कि अगर एक्शन रिजल्ट को कोई क्लास इनहेरिट किया हो तो वो भी तो उसी टाइप का माना जाएगा, एक ही फैमिली का माना जाएगा, तो उसका फैमिली वाला भी हम लोग यहां से रिटर्न कर सकते हैं। तो उसका फैमिली वाला कौन है, ये सब का बेस क्लास कौन है, एक्शन रिजल्ट। आप यहाँ पे व्यू रिजल्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, जेसन रिजल्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, कंटेंट रिजल्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, और कोड रिजल्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब हम लोग व्यू रिजल्ट कब रिटर्न कराते हैं, जब आपको पेज रिटर्न कराना है, आपको पेज रिटर्न कराना, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, व्यू रिजल्ट रिटर्न करते हैं। अगर आप वेब एपीआई वगैरह बना रहे हैं, आपको जेसन डेटा रिटर्न कराना, तो हम लोग क्या करते हैं, जेसन रिजल्ट रिटर्न कराते हैं। अगर सिर्फ तुमको टेक्स्ट, ना वो व्यू होगा, व्यू मतलब क्या हो गया, ना वो एचटीएमएल का कोड है ना वो जेसन का, सिंपल कोई टेक्स्ट, जैसे हम लिखना चाहते हैं कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ, ऐसा नॉर्मल कुछ टाइप करके भेज देना चाहते हो, जो नॉर्मल स्ट्रिंग होगा, और उसमें कोई ना उसमें कोई एचटीएमएल का कोड होगा ना कोई जेसन का कोड होगा, सिंपल टेक्स्ट रिटर्न कराना, तो वहां उसको बोलते हैं कंटेंट रिजल्ट। हम यहाँ पे कंटेंट रिजल्ट भी रिटर्न करा सकते हैं। या एक होता है कोड रिजल्ट, जैसे आप वेब एपीआई वगैरह बनाते हैं तो बहुत समय क्या होता है कि आपको स्टेटस कोड रिटर्न करना पड़ता है। स्टेटस कोड किसको बोलते हैं, कि जब भी आपको रिक्वेस्ट आ रहा है तो रिक्वेस्ट आपका सक्सेस हुआ कि नहीं होगा, सक्सेस हुआ तो यहाँ पे सक्सेस कोड के लिए क्या होता है 200 होता है। कभी देखोगे क्या होता है 401 आता है, कभी 405 आता है, ऐसे देखो ना कि कभी हो जाता है एरर आ जाता है, जब कोई कोई वेबसाइट में रिटर्न करते हो तो वहां पे कोई एरर 500 ऐसा करके एरर 500 आ जाता है, तो उसको स्टेटस कोड बोलते हैं। अब ये स्टेटस कोड के बारे में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बेसिक थ्योरी है जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे हम जब वेब एपीआई पढ़ाएंगे तो बहुत सारे स्टेटस कोड बताएंगे। लेकिन अगर आपका काम सही सही, आप कोई रिक्वेस्ट भेजा और आपका सर्वर सही सही काम करके भेजा तो वहां से 200 आता है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर मान लो कि तुम्हारा कोई रिसोर्स के लिए तुम भेजा वहां नहीं मिला या काम नहीं हुआ तो वहां से नॉट फाउंड आता है। यहाँ पे बहुत समय ऐसा होता है कि आप स्टेटस कोड रिटर्न कराते हैं कि आपका काम सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, या काम सक्सेस नहीं हुआ तो किस रीजन से नहीं हुआ। मान लो कि तुम वेबसाइट को कोई रिक्वेस्ट भेजे, अब वो हो सकता है कि वहां पे तुम्हारा तुम जो भेजे रिक्वेस्ट वहां पे तुम ऑथराइज नहीं हो काम करने के लिए, तो वहां से अलग कोड आएगा, ठीक है। तुम जो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किए वो रिसोर्स वहां नहीं है तो उसके लिए अलग कोड आता है। तो यहां से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोड हम रिटर्न करा सकते हैं अगर काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या होता है कोड रिजल्ट रिटर्न कराते हैं। तो बहुत तरह का चीज हम लोग रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे कॉमन कौन है, सबसे कॉमन है व्यू रिजल्ट। अभी हम लोग व्यू रिजल्ट ही पढ़ेंगे, बाकी जब एपीआई वगैरह पढ़ेंगे ये सब चीज का जरूरत बताएंगे आपको कैसे कैसे। अभी एक दो तो बता ही सकते हैं, अभी हम लोग अभी अभी जो हम लोग आगे अगर कल जो पढ़ेंगे तो कल हम लोग व्यू बनाना सीखेंगे। आज तो थ्योरी इसका पूरा, जब व्यू बनाना सीखेंगे तो हम लोग ये दो चीज तो अभी देख लेंगे, कौन कौन सा, व्यू रिजल्ट और कंटेंट रिजल्ट। अब बाकी जब एपीआई पढ़ेंगे तो वहां जेसन रिजल्ट और कोड रिजल्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या ये रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ देखो हम लोग इसको बनाए हुए यहाँ पे, अगर आपको तुमको व्यू रिटर्न कराना तो बस करना कुछ नहीं होता, यहाँ रिटर्न व्यू लिख देते हैं। ये रिटर्न व्यू लिखने से क्या होता है, ये व्यू रिजल्ट रिटर्न करता है। और जब भी आपको कोई पेज भेजना होता है यूजर को तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर आपको जेसन भेजना तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, रिटर्न जेसन न्यू, और यहाँ पे देखो जेसन का कोड बना के यहाँ से जेसन का डेटा भेज दिया गया है। इसी तरह से रिटर्न, अगर तुम यहाँ ऐसा लिख दोगे रिटर्न, अगर मान लो कोई फंक्शन है उसमें लिखते रिटर्न
और यहां पे लिख देते हैं माई नेम इज विकास। तो वहां क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा कंटेंट रिजल्ट। तो क्या बोला जाए, कंटेंट रिजल्ट, जहां डायरेक्टली हम लोग स्ट्रिंग रिटर्न करा देते हैं। तो आप जैसा चाहे वैसा रिटर्न करा सकते हैं, बस यहां पे आपको एक्शन रिजल्ट पहले यूज करना पड़ता था, अब आपको आई एक्शन रिजल्ट, उसका जो इंटरफेस है, देखो एक्शन रिजल्ट भी क्या है, एक तरह का क्लास है, वो एक इंटरफेस से नेटेड है आई एक्शन रिजल्ट। तो बोल सकते हैं कि एक्शन रिजल्ट का बेस कौन हो गया, आई एक्शन रिजल्ट। तो हम लोग सबसे ऊपर जो बेस वाला है वही यूज करता है आई एक्शन रिजल्ट। अभी जो हम लोग बनाएंगे उसमें आई एक्शन रिजल्ट। दूसरा होता है रिडायरेक्ट एक्शन रिजल्ट। हम लोग जब रिटर्न करा रहे हैं तो ना हम व्यू रिटर्न कराएंगे, ना हम जेसन रिटर्न कराएंगे, ना कंटेंट रिटर्न कराएंगे, ना कोड रिजल्ट रिटर्न कराएंगे। वहां पर हम लोग एक और चीज रिटर्न करा सकते हैं जिसको बोलते हैं रिडायरेक्ट एक्शन रिजल्ट। रिडायरेक्ट का मतलब ही यही होता है कि एक सिंपल से समझो कि हम किसी के पास गए कोई काम के लिए और हमको लगा कि अगला आदमी मेरा काम कर देगा। जैसे तुम लोग यहाँ पे बहुत फेमस है इंडिया के अंदर एसबीआई बैंक, वहां एक बार में एक काउंटर पे काम नहीं होता है। आप सोच के जाइएगा कि जा रहे हैं हम और सर्विस मैनेजर से मिलेंगे, मेरा काम हो जाएगा। आप सर्विस मैनेजर के पास जाइएगा, वो बोलेगा काउंटर नंबर 5 में जाइए, आपको तुरंत रिडायरेक्ट कर देगा दूसरे के पास, वहां जाइए पहले ही करा के लेके आइए। आप सोचिए कि नहीं हम कोई काम के लिए जा रहे हैं और कोई एक क्लर्क से या बैंक मैनेजर से मिल लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तुम बैंक मैनेजर के पास जाओगे, वो बोलेगा एक काम करिए, जाइए इसको सर्विस मैनेजर से अप्रूव करा के ले आइए। तो वहां क्या होता है कि आप जा रहे हैं किसी एक के पास, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, आपको किसी दूसरे के पास भेज दे रहा है, तो उसको बोलते हैं रिडायरेक्ट करना। उसको क्या बोलते हैं, रिडायरेक्ट करना। तो होता है क्या है कि आप किसी एक्शन मेथड के पास गए, भैया अपना व्यू दे दीजिए, वो बोला कि कुछ काम किया और काम करने के बाद लगा कि नहीं इसको ये व्यू हम नहीं दे सकते हैं, इसको ये व्यू नहीं दे सकते, तो हमको कुछ ना कुछ तो उसको बताना होगा। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप कोई रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किए, आप कोई लिंक पे क्लिक किए और वो रिसोर्स जो है वो क्या है, ऑथराइज किया हुआ है कि भाई जो लॉगिन किया हुआ वही इसको यूज कर सकता है, दूसरा इसको यूज नहीं कर सकता, और आप लॉगिन किए हुए नहीं है और आप उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर दिए। तो वहां से आता है ना आपके पास एक पेज, आप जिस रिक्वेस्ट के लिए, आप जिस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किए वो रिक्वेस्ट आपका प्रोसेस नहीं हुआ, उसका व्यू आपको नहीं मिलेगा। उसके बदला क्या होगा, वहां से एक पेज आ जाएगा, क्या, अनऑथराइज एक्सेस, प्लीज लॉग इन, ऐसा लिखा हुआ आ गया। तो आप गए किसी एक के पास और वो क्या किया, अपना व्यू ना देखे कोई दूसरा व्यू के पास फॉरवर्ड कर दिया। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडायरेक्ट एक्शन रिजल्ट। तो बहुत समय ऐसा होता है कि हम किसी व्यू को कॉल किए, किसी एक्शन मेथड को कॉल किए, वो कुछ काम किया, काम करने के बाद उसको लगा कि नहीं हम अपना व्यू ना देखे अभी ये काम नहीं हो पा रहा, तो हम दूसरे व्यू के पास भेज दिए, या काम हो भी गया, उसका काम ये काम करके या फिर उसका अपना कोई व्यू नहीं है, अपना व्यू है ही नहीं उसका, वो एक्शन मेथड है। बहुत सारा ऐसा एक्शन मेथड होता है जिसके पास अपना व्यू नहीं होता, वो सिर्फ काम करता है और काम करके पहले से कोई दूसरा व्यू है उसके पास फॉरवर्ड कर देगा, लीजिए आप जाइए वहां से जाके काम कर लीजिए आप, या वो आपको पेज दे देगा। तो ये कब यूज होता है, यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिडायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू अनदर एक्शन, अनदर कंट्रोलर या अनदर यूआरएल। मतलब आप एक पर्टिकुलर यूआरएल को हिट किए, ठीक है, आप सपोज कॉल कराए कि भाई हमको स्टूडेंट का डेटा शो करो, आप शो नाम का एक्शन मेथड को कॉल कराए, ये अपना व्यू ना देखे ये रिडायरेक्ट कर दिया कि शो को कॉल करा रहे, तो देखा कि कुछ काम किया या प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद लगा कि नहीं ये भाई कुछ गड़बड़ रिक्वेस्ट है, तो क्या किया, अपना व्यू ना देखे एक कॉमन एरर पेज बना के रखा गया है वो उसको फॉरवर्ड कर दिया, बोला एक काम करो तुम ये अपना व्यू दे दो उसको, हम अपना व्यू नहीं देंगे। तो होता क्या है कि जब आप एक किसी एक्शन मेथड के पास जाते हैं, वो कुछ प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद अपना व्यू ना देखे, व्यू देने के लिए किसी दूसरे एक्शन मेथड के पास फॉरवर्ड कर देता है, या किसी दूसरे कंट्रोलर के पास फॉरवर्ड कर देता है, या किसी दूसरे यूआरएल के पास फॉरवर्ड कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिडायरेक्ट एक्शन रिजल्ट। जैसे एक एग्जांपल तुम लोग को बताते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप लोग कभी भी किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं ना, जब किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो आपके पास पहले क्या आता है, आप रजिस्टर लिंक पे क्लिक किए, आपके पास एक फॉर्म आ गया, ठीक है, आपके पास जब फॉर्म आया आप उसमें डेटा भरे, अपना यूजर ईमेल आईडी डाले, मोबाइल नंबर डाले, अपना नाम डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले और रजिस्टर बटन पे क्लिक किए। जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, रजिस्टर एक्शन मेथड को कॉल कर देगा। मान लो उसके लिए रजिस्टर एक्शन मेथड उसको कॉल किया, वो क्या करेगा, आपका डेटा यहां से जो है उसको रिसीव किया, उसके बाद उसको डेटाबेस में डाला, और डालने के बाद अब वो क्या हो गया कि अगर वो सक्सेसफुली वहां डेटा चला गया तो वो क्या करता है, आपको सीधे फॉरवर्ड कर देता है किसके पास, लॉगिन पेज के पास की। आप लॉगिन कर सकते हैं, आपका यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया और आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब आप कॉल कराए रजिस्टर वाले को, लेकिन रजिस्टर वाला क्या किया, रजिस्टर वाला भेज दिया आपको लॉगिन के पास, तो वहां पे एक अलग से लॉगिन नाम का भी एक्शन मेथड होगा, तो किसको फॉरवर्ड कर दिया, लॉगिन के पास। तो क्योंकि रजिस्टर के पास अपना जो व्यू था वो फॉर्म था, वो फॉर्म आपको दे दिया, आप उसमें डेटा डाले,
फिर वो रजिस्टर के पास गया, रजिस्टर अगर उसको सक्सेसफुली रजिस्टर कर पाता है, तो अगर सक्सेसफुली रजिस्टर कर पाता है तो क्या किया, आपको लॉगिन वाला पेज में भेज देता, फिर आप जाकर वहां से लॉगिन करते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि रजिस्टर की जगह लॉगिन का पेज आपको मिल गया। तो उसी के लिए यूज था। तो यहां पे देखो लिखा भी हुआ कि इसका कब यूज करते हैं, आफ्टर फॉर्म सबमिशन। आप कोई फॉर्म भर के भेजे, अब या तो फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा या तो उसमें कोई एरर आएगा। एरर आएगा तो वापस वही फॉर्म आ जाएगा, वापस वही फॉर्म आएगा, जहां जहां एरर रहेगा वो बता देगा। और अगर सबमिट हो गया तो आपको हो सकता है कि कोई दूसरे को फॉरवर्ड हो गया कि भाई आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, या कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दिखा देगा आपका फॉर्म सबमिट हो गया, तो किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर देगा। टू अवॉइड डुप्लीकेट फॉर्म सबमिशन, कि मान लीजिए एक बार फॉर्म सबमिट कर दिए, अब फिर दोबारा हम उसी सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं, तो दोबारा जब वहां जाएगा तो क्या करेगा, मान लो कि एक बार हम फॉर्म सबमिट कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, और गलती से आप दोबारा बैक पे क्लिक किए और दोबारा फिर सबमिट पे क्लिक कर दिए, तो फिर दोबारा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा वहां ना, तो आपका 2 बार रिकॉर्ड चला जाएगा। लेकिन जब वहां पे दोबारा जाएगा तो वहां चेक करेगा आपका रिकॉर्ड पहले से है, तो क्या करेगा, आपको एक तीसरे पेज में फॉरवर्ड कर देगा, बोलेगा कि आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है या रिकॉर्ड आपका ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, दोबारा आप रिक्वेस्ट मत करिए। या नेविगेशन कंट्रोल, नेविगेशन का वही होता है, नेविगेशन का मतलब कि हम एक को भेजे और वो अपना काम करके क्या किया, दूसरे को भेज दिया, फिर वहां से काम करके तीसरे को भेज दिया। तो अगर आपका कभी कभी ऐसा होता है कि चेन में काम होता है कि एक एक्शन मेथड को आप कॉल कराए, वो किसी दूसरे को कॉल करा देगा, वो किसी तीसरे को कॉल करेगा, तो एक से दूसरे से तीसरे में जाता है। तो जब वैसा सिचुएशन आएगा तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि रिडायरेक्ट एक्शन मेथड किसको बोलते हैं, रिडायरेक्ट एक्शन रिजल्ट किसको बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं जब आपका कोई एक एक्शन मेथड को कॉल कराया जाता है और वो आपको किसी दूसरे एक्शन मेथड को कॉल कर दे, चाहे वो एक्शन मेथड सेम कंट्रोलर में है या किसी दूसरे कंट्रोलर के पास है, तो उसके लिए हम लोग रिडायरेक्ट एक्शन रिजल्ट। तीसरा जो होता है, हाँ, रिडायरेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज होता है, तो जो कॉमन रिडायरेक्ट मेथड वो क्या है, रिडायरेक्ट टू एक्शन। हम लोग ये सारे का यूज करेंगे, सबका यूज करना है आपको। रिडायरेक्ट टू एक्शन में क्या होता है कि इज यूज टू रिडायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू द स्पेसिफिक एक्शन मेथड ऑफ द सेम और अनदर कंट्रोलर। आपको वहां पे यूआरएल देना पड़ता है कि भैया किसको फॉरवर्ड करना है। तो रिडायरेक्ट टू एक्शन में क्या होगा कि आप सीधे एक्शन में आप बता देंगे कौन सा, अगर आपका सेम कंट्रोलर में है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा हमको। अगर आपका सेम कंट्रोलर, मान लो कि मेरा स्टूडेंट कंट्रोलर है और हमको कहीं पे फॉरवर्ड करना है, यहां पे देखो लिखा भी हुआ रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। यहां क्या लिखा हुआ, सिर्फ इंडेक्स लिखा हुआ। तो सिर्फ इंडेक्स लिखा हुआ मतलब ये एक्शन मेथड का नाम है। तो हम बता रहे क्या कि इसी कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड को फॉरवर्ड कर दो, मतलब इंडेक्स एक्शन मेथड को भेज दो रिक्वेस्ट, वहां जो काम होना होगा होगा। तो देखो यहां पे जो काम है वो काम हो जाएगा। और ये व्यू कौन देगा, फिर इंडेक्स देगा, वो नहीं देगा, क्योंकि वहां से आपको क्या किया गया, यहां फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो अगर सेम कंट्रोलर में है तो आप ऐसे देते, सीधे इंडेक्स लिख दिए। तो ये इंडेक्स हमेशा कहां खोजेगा, इंडेक्स हमेशा खोजेगा अपने क्लास के अंदर। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये इंडेक्स किसी दूसरे कंट्रोलर में है, तो फिर यहां पे तुमको मान लो कि स्टूडेंट की जगह वो फी कंट्रोलर में हमको भेजना है। तो यहां पर हम क्या लिख दिए, इंडेक्स एक्शन मेथड ऑफ फी कंट्रोलर। तो यहां पे आपको इस तरह से देना पड़ सकता है, आपको इंडेक्स में एक्शन मेथड का भी नाम देना पड़ेगा और कौन से कंट्रोलर में जाएगा वो भी नाम देना पड़ेगा। लेकिन तो अगर कोई दूसरे में भेजना है तो आपको कंट्रोलर और एक्शन मेथड दोनों नाम देना पड़ेगा। और सिर्फ एक्शन मेथड देंगे तो हमेशा अपने वाले कंट्रोलर वाले में ही उसको खोजता है। फिर रिडायरेक्ट टू राउट। राउट में क्या होता है, जैसे अभी राउटिंग होता है, राउटिंग में क्या होता है, जैसे उस दिन भी बार बार को हम एसईओ के लिए रजनीकांत पूछ रहा सर एसईओ में कैसे काम करता है, तो हम बताए थे कि अब मान लो कि यहां पे ये कौन सा कंट्रोलर है, स्टूडेंट, और यहां एक्शन मेथड का नाम क्या है, इंडेक्स। तो जब भी इसको हम रन कराएंगे, ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर एक्शन मेथड को हिट करने के लिए, इस पर्टिकुलर एक्शन मेथड को हिट करने के लिए, रन होने दो तो दिखा रहे हैं। देखो इस पर्टिकुलर एक्शन मेथड को हिट करने के लिए यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे स्टूडेंट का इंडेक्स। तो ये यूआरएल बन रहा है तुम्हारा स्टूडेंट का इंडेक्स। अब इससे क्या होता है, 2-3 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो यूआरएल है ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इंडेक्स, इंडेक्स का क्या मतलब है, इंडेक्स तो पेज का नाम है। प्लस ये एक और भी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी होता है। तो किसी को भी तुम्हारा यूआरएल पता चल जाएगा तो बाद में इस यूआरएल का यूज करके वो हैकिंग वगैरह में इसको बहुत इजीली हैक कर सकता है, या उसको यूआरएल पता रहेगा कि भाई एक्चुअल कंट्रोलर का नाम क्या है, एक्शन मेथड का नाम क्या है। तो थोड़ा सा हैकिंग वगैरह में वो लोग को ईजी हो जाता है हैकर्स को। तो होता क्या है कि हम चाहे तो इसको किसी दूसरे ऐसे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि
एसीओ फ्रेंडली हो। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, तो हम चाहते हैं कि भैया यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिखे तभी भी आ जाए। तो एक तो यूजर को समझ में आएगा कि ये क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, और दूसरा कि जो तुम्हारा हैकर वगैरह होता है उसको एग्जैक्ट कंट्रोलर का नाम और एक्शन मेथड का नाम पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट आखिर ये कॉल क्या हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, राउट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे राउटिंग। रूट करना होगा क्या, तो यहां दे देंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जाता है, देख के समझ में आएगा कि हाँ मेरा कौन सा पेज, जो पेज खुला वो क्या काम कर रहा है। तो इससे हमको भी आसानी होगा, और इससे जो तुम्हारा अगर इसको डिप्लॉय करोगे तो सर्च इंजन, जो तुम्हारा सर्च इंजन है उसको भी आसानी होता है। अगर इसको हम रन कराएंगे, अब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट भी देके कॉल करा सकते हैं। आ गया भाई। अच्छा, इसके लिए अब फिर हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा program.cs में, थोड़ा सा लंबा लफड़ा छोड़ दो अभी, क्योंकि राउटिंग के लिए फिर हम लोग को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, कहाँ पे जाके वो यूज राउटिंग और ये सब चीज़ का करना पड़ेगा, लफड़ा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यही समझो कि यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को इस तरह का अगर राउटिंग है, राउट दिया हुआ है, तो अगर हमको इसको ट्रांसफर करना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं ना रिडायरेक्ट टू इंडेक्स, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, रिडायरेक्ट टू राउट, रिडायरेक्ट टू रूट, और यहां पे वो देना होगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जो वहां पे नाम दिए, जो भी यहां पे दिए हैं, यहां पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो यहां पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देना होगा। तो अगर आप राउटिंग किए हुए हैं और उस समय अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्शन मेथड को भेजना है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, रिडायरेक्ट टू एक्शन के जगह पे रिडायरेक्ट टू राउट लिख के, जो यहां पे राउटिंग के लिए यूआरएल दिया गया है वो यूआरएल हम लोग यहां पे दे सकते हैं। राउटिंग के लिए फिर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए भी हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। का पूरा अलग से चैप्टर हम लोग देखेंगे राउटिंग में। बोलो कौन क्या बोल रहे हो, कौन कौन सा, राउटिंग का पूरा चैप्टर है ना, अभी तुरंत कैसे दिखा देंगे इतना, फिर उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमको program.cs में जाके करना पड़ेगा ना। एक मिनट तुम लोग थोड़ा सा रुक जाना, मेरा बैटरी डाउन हो रहा है, हम थोड़ा चार्जर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो तुम लोग। आवाज आ रहा है मेरा, ओके। राउटिंग का पूरा चैप्टर, टेंशन नहीं लो, और ज़्यादा दिन नहीं, कुछ कुछ दिन का, ये जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा ना व्यू कंट्रोलर और मॉडल, उसके बाद राउटिंग पे ही हम लोग आएंगे, टॉपिक वाइज है। और जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं सबका चैप्टर बना के रखे हुए हैं। अभी फिलहाल हर चीज़ का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, अभी हम लोग कोडिंग शुरू ही नहीं किए। और दूसरा होता है, तीसरा होता है रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट में क्या होता है, देखो अभी यहां पे भी हम लोग रिडायरेक्ट किए, लेकिन अगर तुमको एक्शन मेथड का नाम अलग से पास करना पड़ता है और कंट्रोलर का नाम अलग से पास करना पड़ता है। तुम अगर चाहते हो कि नहीं मेरे पास एब्सोल्यूट पाथ है, उसका मतलब है ना कि स्लैश होम स्लैश इंडेक्स, तो अगर तुम अलग अलग पास करना चाहते हो तो रिडायरेक्ट टू एक्शन दे सकते हैं। और ये कब देते हैं, दोनों पैरामीटर, जब आपको ऐसे एक्शन मेथड में पास करना है जो कि आपके करंट कंट्रोलर में ना होगा, किसी दूसरे कंट्रोलर में, मतलब आप सीधे किसी दूसरे कंट्रोलर को ही भेजना चाह रहे हैं रिक्वेस्ट, तो वहां पे आपको क्या देना पड़ता है कि एक्शन मेथड का नाम और फिर कंट्रोलर का नाम। आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट और यहां पे स्लैश, यहां पे ये क्या है, कंट्रोलर का नाम पहले होता है, तो यहां अकाउंट दे देंगे अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहे तो, और यहां लॉगिन दे देंगे। अगर इस तरह से पाथ देना होगा, आपको इस तरह से पाथ देके कॉल कराना चाहते हैं, जिसको एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ बोलते हैं, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, रिडायरेक्ट। तो तीनों से काम वही होगा, बस काम करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन ज्यादातर यूज किसका होता है, रिडायरेक्ट टू एक्शन और रिडायरेक्ट टू राउट। ये पुराना तरीका हो गया ये, क्योंकि यहां पे तुमको एब्सोल्यूट पाथ देना होता है, कल के अगर पाथ वगैरह चेंज हो गया तो झमेला हो जाता है, इसलिए रिडायरेक्ट अब ऑब्सोलीट हो गया, मैक्सिमम लोग इसका यूज नहीं करता है, मैक्सिमम लोग इसका यूज नहीं करता है।
और यहां पे एक और चीज दिया हुआ देखो, यहां पे रिडायरेक्ट रूट में ऐसा भी कर सकते हो तुम। एक तो राउटिंग यूज हो रहा तब, नहीं तो तुम ऐसे न्यू करके कंट्रोलर दिए थोड़ा और लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको भी यूज करके कोई मतलब नहीं है। हम लोग राउटिंग करेंगे तो रिडायरेक्ट रूट करके दिखा देंगे तुम, वो राउटिंग करने से ज्यादा इजी होता है। अब यहाँ पे क्या है तुमका कि एक और तरीका है, इसी ये जो काम यहाँ पे किया हो ना, उसी को पूरा लंबा तरीका से यहाँ पे किया हुआ देखो। अगर तुमको किसी दूसरे को फॉरवर्ड करना है तो दूसरे को फॉरवर्ड करने का 3 तरीका है। जैसे एक एग्जांपल देखो, हम यहां से किसी दूसरे को फॉरवर्ड करना है, मतलब दूसरे कंट्रोलर में फॉरवर्ड करना है, तो एक तरीका क्या है, रिडायरेक्ट टू एक्शन। और यहां पहले देंगे, मान लो हमको इसको फॉरवर्ड कर देना है इंडेक्स ऑफ फी कंट्रोलर में, तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है रिडायरेक्ट टू राउट। और यहां पे क्या करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है यहां पे, यहां न्यू, उसके बाद तुमको यहां पे पूरा देना पड़ेगा कंट्रोलर इक्वल्स टू टी कॉमा एक्शन, एक्शन स्मॉल में होगा, एक्शन इक्वल्स टू इंडेक्स। ये दूसरा तरीका है, कंट्रोलर का भी सी, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका अगर किसी को फॉरवर्ड करना तो सीधे लिखेंगे रीडायरेक्ट और कुछ नहीं, और यहां पे देंगे डबल कोट्स के अंदर स्लैश डी स्लैश इंडेक्स। एक ही काम को करने का यहां पे 3 तरीका है। तो ये कब करते हैं, जब आपका कोई एक्शन मेथड को कॉल कराया गया और ये अपना व्यू ना देके व्यू देने के लिए किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा है। जैसे यहां पे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर आपका सब कुछ काम सही हो गया तो ये अपना व्यू दे रहा है, अगर कहीं कोई काम गड़बड़ हो गया तो ये किसी दूसरे के पास भेज दे। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। ये 3 तरीका है, तीनों में से आप जो यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट टू, और यहां क्या कर देते हैं इंडेक्स, जो पहले जैसे था वैसे कर दिए। ये हो गया तुम्हारा रिडायरेक्ट करना। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स या रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, यहाँ पे क्या बताएगा लॉगिन का अकाउंट। तो ऐसे अलग अलग तरीका से हम लोग कर सकते हैं। तीसरा होता है फाइल रिजल्ट। इसका यूज तब करते हैं जब सपोज आप कोई ऐसे रिसोर्स को हिट कर रहे हैं यूआरएल के थ्रू जो आपको पेज नहीं देगा, बल्कि उस लिंक पे क्लिक करने पे कोई फाइल डाउनलोड हो जाएगा जो फाइल आपके सर्वर पे है। तो जैसे होता है ना कभी कभी कि आप कोई पे क्लिक करें, कोई पीडीएफ डाउनलोड हो जा रहा है, कोई एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जा रहा है, कोई ऑडियो फाइल डाउनलोड हो जा रहा है, कोई वीडियो फाइल डाउनलोड हो जा रहा है। तो ऐसा कोई एक्शन मेथड बनाना चाहते हैं जो क्या रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा फाइल। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फाइल रिजल्ट का। तो यूज टू सेंड फाइल टू द ब्राउजर, जनरली ब्राउजर को फाइल भेजने के लिए यूज होता है। जैसे डाउनलोड करना है या डिस्प्ले करना है। डाउनलोड में क्या होगा, बहुत सारा फाइल डाउनलोड हो जाता है, पीडीएफ वगैरह क्या होता है ब्राउजर के अंदर खुल जाता है। इसका यूज कब करेंगे, फाइल डाउनलोड फंक्शनैलिटी, या रिपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट करना होता है, जहां पे पीडीएफ एक्सेल वर्ड में होता है कुछ किसी चीज को एक्सपोर्ट कर दिया, वहां पे इसका यूज करेंगे। जैसे यहाँ एक छोटा सा कोड बताया होगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डाउनलोड। अब ये डाउनलोड नाम का लिंक होगा, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्या कर रहा है, बाइट का एरे बना रहा है, फाइल बाइट्स। और ये क्या कर रहा है, तुम्हारा www रूट के अंदर, क्योंकि बोले थे ना जो भी फाइल पहले से स्टैटिक फाइल अपलोडेड रहता है वो कहाँ रहता है, www रूट के अंदर। तो वहां आपको ये फाइल अपलोड करके रखना पड़ेगा, उसको बाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, अब फिर रिटर्न फाइल। अब ये देखो फाइल हैंडलिंग जो सी में पढ़ा उसको ये कोड समझ में आएगा कि ये फाइल कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कोई भी डेटा को रीड करके बाइट में कन्वर्ट करते हैं, अब बाइट से फिर उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करके भेजते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल बाइट दिए, बता दिए कि पीडीएफ है, और जब वहां पे डाउनलोड होगा तो किस नाम से डाउनलोड होगा, sample.pdf। इस तरह से तुम फाइल डाउनलोड वाला लिंक बना सकते हो कहीं पे भी, लेकिन वो फाइल तुम्हारे पास पहले से होना चाहिए, और यहाँ पे उसका नाम और पाथ देना पड़ेगा। तीसरा होता है सिक्योरिटी। इसमें होता है क्या है कि कोई भी एक्शन मेथड है उसको तुम सिक्योर कर सकते हो। जैसे अभी बताए थे ना कि बहुत सारा ऐसा रिसोर्स होता है आपके वेबसाइट में जो चाहते हैं कि बिना लॉगिन किए कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सिक्योरिटी रिलेटेड एक्शन मेथड बनाना पड़ता है, जिसको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आपका पेज प्रोटेक्ट हो जाता है। आप चाहते हैं कि भाई जो लॉगिन किया हुआ यूजर वही यूज कर पाए, या लॉगिन भी किया हुआ है तो कुछ खास रोल है, जैसे मान लो कि एडमिन है तभी यूज कर पाए, या फिर अगर स्टूडेंट है तभी यूज कर पाए, या स्टाफ है तभी यूज कर पाए। तो लॉगिन करने के बाद भी अलग अलग रोल होता है, तो रोल के हिसाब से हो तो रोल बेस्ड एक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। कॉमन सिक्योरिटी एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे ऑथराइज। कोई भी एक्शन मेथड के ऊपर अगर ऑथराइज लिख दिया गया, ये एट्रीब्यूट होता है, तो अब ये एक्शन मेथड बिना लॉगिन किए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बिना लॉगिन किए एक्सेस करिएगा, वहां पे एक्सेस डिनाइड लिख देगा, ये हो सकता है।
दूसरा होता है अलाउ एनोनिमस। अलाउ एनोनिमस का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी यूजर इसको बिना लॉगिन किया हुआ नहीं किया उससे मतलब नहीं, कोई भी इसको क्या कर सकता है। तो अगर आप उसको ओपन रखना चाहते हो तो अलाउ एनोनिमस रख दीजिए। अगर अलाउ एनोनिमस नहीं भी देते हैं तो ऑटोमेटिक वो अलाउ एनोनिमस होता है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो वो होता है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। लेकिन अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं, उसको आप ये करना चाहते हैं कि नहीं ये ऑथराइज यूजर ही इसको यूज कर पाए, मतलब बिना लॉगिन किए इसको यूज ना कर पाए, तो ये दे सकते हैं। उसके बाद देखो वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन। ये ज्यादातर होता है जब हम लोग फॉर्म से डेटा भेजते हैं। किसको भेजते हैं? फॉर्म से डेटा। तो अब एक तरह का तुम लोग को पता नहीं देखे है कि नहीं देखे हो कभी, या अब तो नहीं यूज होता, बहुत कम लोग करता है। पहले शुरू शुरू में जो वेबसाइट बनता था ना, तो उसमें क्या होता था, एक एग्जांपल से तुमको समझा दे रहे हैं। उसमें होता यह था कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, इंडियन रेलवे का जो वेबसाइट आईआरसीटीसी का वेबसाइट होता है, ठीक है। तो आईआरसीटीसी का कोई वेबसाइट है जिसमें कहीं पे फॉर्म है, आप उस पर फॉर्म पे क्लिक करते हैं, फॉर्म में डेटा भरते हैं, तो उसका फॉर्म में डेटा भरे, और जब उसका सबमिट बटन पे क्लिक किए, तो वो किसी कंट्रोलर का किसी एक्शन मेथड को कॉल कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो अब होता क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से दिखाते हैं। ये अभी हम लोग एक वेब एप्लीकेशन खोले थे ना, बंद कर दिए क्या, इसको वापस से रन कराते हैं। ये रन कर रहा है शायद, ये तो वापस से रन कराते हैं। एक्चुअली बहुत लोग क्या करता था कि अपने वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट को डेटा भेज देता था। जैसे यहां पे भी स्टूडेंट में आ गए, दिखाते हैं तुम लोग क्या होता था। यहां ऐड न्यू पे आ गए। जैसे ही ऐड न्यू पे आए, ध्यान से देखो, यहां पे राइट क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करता था, व्यू पेज सोर्स में चला जाता था। यहां आ गया। अब यहां पे उसको फॉर्म का सारा कुछ पता चल जाता था। देखो यहां क्या पता चल रहा है, यहां पे फॉर्म का पूरा कोड मिल गया। तो वो यही सेम कोड को कोई अपना वेबसाइट बनाया और इस पूरे कोड को कॉपी कर लिया। पूरे कोड को क्या किया, कॉपी कर लिया। प्लस यहां पे देखो फॉर्म में भी लिखा हुआ कि किसको फॉरवर्ड कर रहा है, स्टूडेंट के क्रिएट को। तो ये बहुत लोग क्या किया करता था कि अपना वेबसाइट बनाता था और वहां अपने वेबसाइट में फॉर्म बना लिया, और जब अपना वेबसाइट खुला तो ये फॉर्म खुल गया, और यहां सबमिट बटन पे जब क्लिक करता था तो यहां पे जो यूआरएल है उसी यूआरएल को डेटा भेज देता था। तो होता क्या था कि वेबसाइट उसका यूज हो रहा बैक एंड, अब फ्रंट एंड लोग अपना बना लेता था। तो इसी चीज से बचने के लिए एक एंटी फॉर्जरी वाला, देखो यहां पे होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी फॉर्म बनाते हैं, देखो ये अपने आप ऐड करता है। यहां पे ASP.NET क्या करता है, अपने आप, एक जैसे तुम्हारा ASP.NET का फॉर्म बना, तो यहां देखो, यहां पे क्या है, एक टोकन बन जाता है अपने आप। अब आप चाहते हैं कि जब इसको वहां से फॉर्म को सबमिट किया जाएगा, मान लो वहां से फॉर्म को सबमिट किया, सबमिट करेगा तो कहां आएगा, जैसे मान लो यहां पे देखो, ये हो गया मेरा क्रिएट, ये कॉल हुआ, तो आपको फॉर्म दिखा। वहां पे जब सबमिट करेंगे तो ये वाला कॉल होता है। कौन कॉल होता है? ये कॉल हो गया। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि नहीं, ये जब एक्शन मेथड कॉल हो रहा है तो कोई अपना पेज बना लिया, वहां से भी अगर ये वाला यूआरएल डाल दिया है क्रिएट, तो ये वाला कॉल हो जाएगा और वहां से डेटा के यहां स्टोर हो जाएगा और काम हो जाएगा। तो अपना फ्रंट एंड बनाया है वो, और बैक एंड तुम्हारा यूज हो रहा है। तो अगर उससे बचना चाहते हो तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वही एंटी, कहां गया, वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन, सॉरी, वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन। ये दे देने का मतलब क्या हो गया, अब आपका जब भी ये एक्शन मेथड कॉल होगा तो उस समय ये चेक करेगा कि मेरे ही वेबसाइट का फॉर्म से ये डेटा आया है कि नहीं आया है। और ये कैसे पता चलेगा, तो अभी हम दिखाए तुम लोग को कि जब भी तुम्हारा ये फॉर्म खुलता है तो वो अपना एक कोड भेज देता है, और जब यहां से फॉर्म सबमिट होता है तो यही वाला कोड लेके जाएगा वहां पे, है ना, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन टोकन। ये रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन टोकन लेके जाता है, और ये रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन टोकन किसको मिलता है, इसको मिलता है। और वो चेक करता है कि हम जो भेजे थे वही हमको मिला कि नहीं मिला। अगर हम जो भेजे थे वही अगर हमको मिला है टोकन, ठीक है, तब तो तुमको क्या होगा, तब वो ये वाला कॉल हो जाएगा। और अगर कोई थर्ड पार्टी अपना वेबसाइट से भेजा तो वहां पर वो टोकन नहीं मिलेगा, वहां कोई दूसरा टोकन रहेगा, तो वो टोकन आएगा, यहां का टोकन से मैच नहीं करेगा तो तुम्हारा ये कॉल नहीं होगा। तो ये बहुत पहले ही इसका सॉल्यूशन निकाल दिया गया था। अब तो ऐसा कोई वेबसाइट नहीं बनता, लेकिन शुरू शुरू में हम लोग देखते क्या था कि बहुत लोग ऐसा वेबसाइट बना लेता था जिससे कि किसी तीसरे वेबसाइट से डेटा फेच करके अपना वेबसाइट में दिखा रहा है, या अपने वेबसाइट से डेटा फिल करके उसके वेबसाइट में भेज दे रहा है। तो इस तरह का शुरू शुरू में बहुत जगह तरह का प्रॉब्लम होता था। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आते गया, उसका सॉल्यूशन जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है वो लोग इसका सॉल्यूशन करते चला गया। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड भी चीज
आप व्यू बनाते समय यूज कर सकते हैं। तो सारा हम लोग यूज करेंगे आगे। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ ऑथराइज, या यहाँ पे ऑथराइज में क्या लिखा हुआ डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड तभी खुलेगा जब आप लॉगिन करिएगा, बिना लॉगिन किए डैशबोर्ड नहीं खुलेगा। या एडमिन पैनल तभी खुलेगा जब एक तो आप लॉगिन किए होना चाहिए और आपका रोल भी क्या होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट लॉगिन कर लेगा, सोचेगा हम एडमिन पैनल खोल ले, तो वो नहीं खुलेगा। कोई स्टाफ लॉगिन कर लेगा और सोचेगा कि मैं एडमिन पैनल खोल ले, तो वो नहीं खुलेगा। तो ये ऑथराइज के लिए, या फिर जो वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन होता है उसके लिए, अलाउ यूनिवर्स तो बाय डिफॉल्ट होता ही है कि कोई भी इसको। अब बात आता है कि हम लोग कैसे एक्शन मेथड बनाते हैं और कैसे उसके लिए व्यू बनाते हैं। तो चलो आज इसको हम लोग करके ये टॉपिक व्यू वाला खत्म करेंगे। चलो एक हम लोग पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक नॉर्मल हम लोग अपने हिसाब से व्यू डेमो नाम से प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन कर देते हैं जो पहले से खुला हुआ है, और यह एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। नेम देते हैं व्यू डेमो। फोल्डर है हमारा ऑनलाइन एसपी बैच। नेक्स्ट। तो हम लोग नया कंट्रोलर ऐड करेंगे और नया उसमें व्यू ऐड करेंगे अपना पूरा फ्रेश। हुआ आ गया। अब हम बता दें कभी भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अपने आप एक कंट्रोलर बनता है, कौन सा, होम। तो उसका व्यू भी बन जाता है। होम के अंदर एक इंडेक्स नाम का एक्शन मेथड अपने आप बना रहता है। देखो इंडेक्स, प्राइवेसी और एरर। उसके लिए देखोगे यहाँ होम के अंदर ये तीनों का पेज बना हुआ होगा। इंडेक्स, प्राइवेसी और एरर के लिए तुम्हारा शेयर्ड में रहता है ना, एरर सबका एरर शेयर्ड में रहता है। इसके बारे में बताएंगे क्या, शेयर्ड में है तो कैसे उसको मिलेगा, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यू के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, या तो आप इसी में अपना कोई एक्शन मेथड ऐड कर सकते हैं। चलो इसी में ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना कोई एक्शन मेथड ऐड करने के लिए, तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पर हम देते हैं शो। और अगर आप इससे व्यू रिटर्न कराना चाहते हो तो इसमें सीधे क्या लिखते हैं, रिटर्न व्यू। ये क्या करेगा तुम्हारा, ये दिखाए थे ना यहाँ पे, ये वाला चीज रिटर्न करेगा, व्यू रिजल्ट। अगर हम रिटर्न व्यू लिखते हैं तो क्या रिटर्न करता है, व्यू रिजल्ट रिटर्न करते हैं। तो व्यू रिजल्ट जब रिटर्न करेगा तो आपको व्यू बनाना पड़ेगा। व्यू कैसे बनाते हैं, तो उसका 2-3 तरीका है, चलो देखते हैं। पहला तरीका क्या है, जो यहां लिखा हुआ है, राइट क्लिक ऑन व्यू फ्रॉम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ऐड ऑप्शन फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मेनू, फिर सेलेक्ट व्यू ऑप्शन फ्रॉम सब मेनू, सेलेक्ट व्यू एम्प्टी, और ऐसे एक तरीका ये है। तो इसमें लेकिन फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक फिर यहाँ पे व्यू के अंदर फोल्डर भी बनाना पड़ेगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। यहाँ जाना पड़ेगा ऐड, और फिर यहाँ क्या करेंगे, व्यू, फिर यहाँ पे क्या लेंगे, रेजर सॉरी एम्प्टी लेंगे, फिर यहाँ ऐड करेंगे, फिर नाम देंगे। ये कहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा व्यू के अंदर। हमको किसके लिए बनाना है, होम के लिए। आपको होम पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो कहाँ बनाना पड़ेगा, होम पे। तो हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, होम कंट्रोलर के लिए बना। व्यू पे राइट क्लिक ना करके होम पे करना पड़ेगा। राइट क्लिक, ऐड और व्यू, ये पहला तरीका बता रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एम्प्टी लेके ऐड करेंगे और यहाँ नाम देंगे। नाम जनरली वही देते हैं जो एक्शन मेथड का नाम है। एक्शन मेथड का नाम क्या है, शो, तो यहाँ शो देंगे। और उसके बाद एक्सटेंशन क्या होगा, CSSTM, और यहाँ ऐड पे क्लिक कर। देखो ये आ गया। यहाँ जो लिखा हुआ उसको छोड़ देंगे, ऊपर कुछ नहीं चेंजेस करना है। नीचे आपको व्यू बनाना, और व्यू में ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट बनाना जो आप व्यू के लिए बनाना चाहते हैं। आपको पूरा HTML हेड बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आएगा। कहां से आएगा अभी हम बताएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ जो आप लिखना चाहते हैं, हम यहाँ लिखना चाहते हैं H1, सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहते हैं, दिस इज और डेमो व्यू, बस। तो हम लोग क्या किए, एक हर व्यू के लिए एक एक्शन मेथड होता है। हम लोग को व्यू बनाना था, उसके लिए एक एक्शन मेथड बना लिए। और इस एक्शन मेथड के लिए क्या किए, इस पर्टिकुलर एक्शन मेथड के लिए एक व्यू ऐड कर लिया। अब रन कराते हैं हम लोग प्रोजेक्ट। कभी भी प्रोजेक्ट रन कराएंगे तो बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर कॉल होता है, होम का इंडेक्स कॉल होता है। होम का कौन कॉल हो जाता है, इंडेक्स। हमको होम का क्या कॉल कराना, सो। तो आपको यहाँ पे URL देना पड़ेगा। फिलहाल अभी लिंक नहीं बनाया तो यहीं पे लिखना होगा होम। होम का क्या कॉल होना चाहिए, सो। अब देखो यहाँ पे कह रहा है दिस इज डेमो व्यू। लेकिन अगर एक चीज तुम लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए, ऊपर वाला कोड दिए हम लोग नहीं लिखे हैं, नीचे वाला भी कोड हम नहीं लिखे, लेकिन ये कहां से आ रहा, हम लोग तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, इस व्यू में सिर्फ एक ही लाइन लिखे हैं ना। क्या लिखे थे, दिस इज डेमो व्यू। लेकिन ये नेविगेशन बार कहां से आ रहा भाई, ये फुटर कहां से आ रहा भाई। तो अभी हम बताए थे तुम लोग को
थोड़ा देर पहले कि व्यू बहुत तरह का होता है, जिसमें एक लेआउट व्यू होता है। तो जब भी आपका प्रोजेक्ट बनता है तो अपने आप एक लेआउट व्यू बन जाता है, और वो लेआउट व्यू कहां स्टोर रहता है? वो रहता है शेड के अंदर। व्यू में जाओगे, शेड में जाओगे, देखो लेआउट है, और इसके अंदर देखो पूरा जो हेड है, बॉडी है, एचटीएमएल टैग है, पूरा यहां पे लिखा हुआ है। और जो कॉमन कंटेंट होगा, जो कि हर पेज के अंदर होगा, वो इसके अंदर बताया हुआ है। और यहां पे उस दिन कोई पूछ रहा था कि सर रेंडर बॉडी क्या है, शायद ये पूछ रहा था रजनीकांत। रेंडर बॉडी क्या है, हम बताए थे कि जब जरूरत पड़ेगा, जैसे आएगा तो हम बताएंगे। अब हो क्या रहा है, देखो हम लोग का यहां पे कोड जो है वो किसका कोड है? ये तुम्हारा कोड है नेविगेशन बार का। नीचे किसका कोड है? फुटर का। और बीच में एक जगह बना हुआ है, इसको प्लेस होल्डर बोल सकते हैं, बीच में एक जगह बनाया हुआ है जहां पे बताया जा रहा है कि रेंडर बॉडी। अब ये क्या है? यहां पे एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं रेंडर बॉडी यहां पे एक तरह का क्लास है, जिसको यहां पे क्या किया गया है? रेजर कोड के थ्रू डाला गया है। इसका काम यह है कि इस जगह पे वो क्या करेगा? इस जगह पे किसी व्यू का कोड डालेगा। किस व्यू का कोड डालेगा? जो व्यू खुला हुआ है। तभी ये व्यू खुला हुआ है, ये व्यू जैसी खुलेगा ये वाला कोड को कहां डाल देगा? यहां पे जितना भी कोड लिखा गया, अभी तो एक लाइन लिखा हुआ था, एक लाइन। अगर हम थोड़ा सा और इसको बड़ा करते, थोड़ा समझाने के लिए, और इसके अंदर कुछ और लिख देते हैं, दिस इज पैराग्राफ रिटन अंडर सो। अब देखो दोबारा इसको रन कराते हैं, तो ये भी आ गया। यहां पे जितना भी कोड लिखा गया है इसको उठा के ले जाएगा और कहां डाल देगा? इस जगह पे डाल देगा। अब रेंडर बॉडी क्या होता है, इसके जगह और क्या क्या होता है, जब हम लोग लेआउट पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि ये एक लेआउट है, मतलब एक तरह का फॉर्म है। इस फॉर्म में यहां पे क्या आएगा? एक डेटा आएगा। वो डेटा कहां से आएगा? व्यू से आएगा। तो देखो होम पेज जब खोलेंगे हम लोग, जैसे अभी होम में जाते हैं, उसमें भी देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये कहां से आ रहा है? ये जो बीच में जो चीज तुमको दिख रहा है वो आ रहा है यहां से। देखो इंडेक्स जो CSHTML है, यहां पे इतना ही लिखा हुआ है, यहां पे इतना ही लिखा हुआ है। बाकी कंटेंट कहां से आ रहा है? लेआउट से। तो हम बताते कि लेआउट व्यू क्या होता है? लेआउट व्यू एक ऐसा व्यू होता है जहां पे आप चाहते हैं, मान लो मेरा जितना भी पेजेस बनेगा इस वेबसाइट में, जितना भी पेजेस बनेगा, उसके अंदर ऊपर में एक नेविगेशन बार होना चाहिए, नीचे एक फुटर होना चाहिए, और बीच में ही मेरा कंटेंट सारा पेजेस का आएगा। तो बीच में एक जगह बता दिए प्लेस होल्डर। जब जब हम लोग व्यू बनाएंगे वो व्यू ऑटोमेटिक इसके साथ अटैच होते चला जाएगा। अब तुम कहोगे कि नहीं, हम चाहते कि नहीं इस व्यू के साथ अटैच ना हो, तो उसका भी उपाय है। लेकिन उपाय कब पढ़ेंगे? जब लेआउट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिलहाल यहां पे रेंडर बॉडी का काम यही है कि जो भी व्यू खुलेगा, ऊपर नीचे जो भी कंटेंट यहां डाला गया वो रहेगा, और इस जगह पे ही तुम्हारा व्यू का कोड आएगा। जो अभी शो बनाए, वो शो कहां जा रहा है? वो शो जा रहा है इस जगह पे, वो शो जा रहा है इस जगह। एक व्यू बना लिए हम लोग, कौन सा? शो। अच्छा एक और व्यू बनाते हैं, जितना चाहे उतना व्यू बना सकते हैं। या हम लोग एक काम करते हैं, एक और कंट्रोलर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कंट्रोलर। कंट्रोलर यहां से ऐड करते हैं, फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर। यहां पे देखो कंट्रोलर का ऑप्शन आता है, यहां पे एम्प्टी लेंगे, ऐड, और इसका नाम देता है डेमो। लेकिन डेमो के बाद कंट्रोलर का नाम में जब भी बनाएंगे तो नाम आपका डेमो रहेगा, लेकिन लास्ट में आपको कंट्रोलर लगाना पड़ता है, .cs, क्योंकि ये C# का फाइल होता है। अब इसमें देखो इंडेक्स बना हुआ है अपने आप। जब भी कंट्रोलर बनाएंगे एक एक्शन मेथड अपने आप बनाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? इसका व्यू ऐड करते हैं। एक तो तरीका क्या बोले थे, एक तरीका व्यू ऐड करने का है कि पहले अब मान लो यहाँ पे हम लोग किस नाम से बनाए? डेमो कंट्रोलर। तो यहाँ डेमो नाम का तो फोल्डर है नहीं व्यू में, तो पहले डेमो नाम का फोल्डर ऐड करिए, तब जाके हम लोग वहां पे राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं अपने आप फोल्डर बन जाए और मेरा व्यू भी बन जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिस भी व्यू का आपको व्यू जनरेट करना है, उस व्यू में कहीं पे भी अंदर में इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में राइट क्लिक करिए और यहां से ऐड व्यू पे जाइए। इससे क्या होगा कि वो फोल्डर भी अपने आप बन जाएगा, आपको बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका नाम इंडेक्स है तो इंडेक्स ही रहेगा, CSHTML आ गया। और यहां हम लोग H1 लेते हैं और यहां क्या देते हैं? दिस इज इंडेक्स व्यू ऑफ डेमो कंट्रोलर। अब देखो तो रन कराते हैं यहां से। अब अगर इसको कॉल कराना होगा, स्लैश होम की जगह यहां क्या देंगे? डेमो, और डेमो के बाद क्या दे देंगे? इंडेक्स। क्या आया? दिस इज इंडेक्स व्यू डेमो। लेकिन इसमें देखो ऊपर में लेआउट नीचे आ गया, लेआउट वाला पूरा कंटेंट आ गया। अब कोई बोल सकता है हमको लेआउट नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे जाइए, लेआउट इक्वल्स टू नल दे दी। अब देखते हैं
गायब हो गया ना। बाय डिफॉल्ट जो लेआउट अप्लाई हो जा रहा था, हम बोले कि नहीं लेआउट रहेगा ही नहीं। ये सब हम फिर से बता दे रहे हैं कि हमको मालूम है कि एक दो स्टूडेंट के दिमाग में भी आ रहा होगा कि हम ये कहाँ से आ रहा है, इसको हम हटाना चाहते हो कैसे हटा देंगे। तो हम बार बार भले ही बोल रहे हैं कि हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सब क्वेश्चन घूम रहा होगा अभी कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है वो भी देख लो कि हम लोग तो यहाँ कोड लिखे नहीं, ठीक है, यहाँ बता दिए कि लेआउट नल होगा, लेकिन हम यहाँ बताए भी तो नहीं कि लेआउट कौन होगा। तो ये लेआउट आखिर अप्लाई कैसे हो जा रहा है? वो अप्लाई हो जा रहा है यहाँ से। व्यू स्टार्ट दिख रहा है तुमको यहाँ पे? एक देखो यहाँ पे बना रहा है व्यू स्टार्ट, यहाँ पे बताया हुआ कि हर पेज का लेआउट कौन होगा? लेआउट होगा। यहीं से जा रहा है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देना तो देखो अब ये सबसे हट जाएगा, जितना बनाए सबसे। अगर तुम होम में भी जाओगे, देखो होम का इंडेक्स में जाओ, अब वहां भी नहीं दिखेगा, खाली देखो वेलकम टू द दिख रहा है। तुम होम का इंडेक्स में चले गए, होम का शो में चले जाओ, देखो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग वहां से क्या किए, जहां पे बताया गया था कि तुम्हारे सारे पेजेस का लेआउट कौन होगा, तो यहां से बताया गया था, हम इसको हटा दिए इसलिए वो हट गया। फिर डाल देंगे, फिर वो अप्लाई हो जाएगा। यहां डाल देने से ये सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाता है। फिर से अप्लाई हो गया। और अगर तुम कोई ऐसा व्यू है, ठीक है, तुम चाहते हो सब में रहेगा, कोई एक पेज में नहीं रहेगा, जिसमें नहीं रहेगा उसमें क्या करे, तुम चाहते हो कि नहीं मेरा बाकी में रहे, इसमें ना रहे, यहां क्या डाल दो, लेआउट इक्वल्स टू नल। तो वहां से डालेगा और यहां आके उसको नल कर दिए। देखो बाकी में है, होम का इंडेक्स में दिख रहा है तुमको, होम का तुम्हारा शो में भी दिखेगा, लेकिन डेमो का इंडेक्स में नहीं दिखेगा। डेमो का इंडेक्स में नहीं दिखेगा कि यहां पे क्या किया हुआ है, नल। खैर वो अलग बात है, अभी फिलहाल हम लोग को यही सीखना था कि कैसे ऐड कर सकते हैं। एक तरीका है कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाइए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में व्यू को एक्सपेंड करिए, फिर अगर उसके अंदर अगर आपका फोल्डर बना हुआ तो वेरी गुड, कंट्रोलर का नहीं बना तो पहले कंट्रोलर का फोल्डर बनाइए, फिर कंट्रोलर पर राइट क्लिक करके ऐड करिए। और दूसरा सबसे आसान उपाय क्या है, सीधा सीधी जो व्यू है वहीं पे जाइए, राइट क्लिक करके ऐड व्यू करके अपना काम। आज हम लोग क्या देखे, व्यू के बारे में पढ़ाई किए, व्यू कितना तरह का होता है, व्यू कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस किए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। आवाज तुम्हारा कट रहा है बहुत, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो हो सकता है, तो फिर दूसरा दूसरा व्यू, दूसरा लेआउट बनाना पड़ेगा ना। कर सकते हो दूसरा लेआउट, फिर लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पे तुम अभी नल किए ना, जहां पे तुम अभी नल किए हो, यहाँ पर नल किए थे, इसके जगह पे तुमको पहला एक दूसरा व्यू बनाना पड़ेगा, लेआउट बनाना पड़ेगा, लेआउट व्यू। मान लो उसका नाम दे देंगे लेआउट वन, तो यहाँ पे हम लेआउट वन दे देंगे। इससे क्या होगा कि बाकी में लेआउट अप्लाई होगा और इस पे क्या अप्लाई हो जाएगा, लेआउट वन। अगर लेआउट वन बना हुआ है तो देख लो, तुम्हारा कंफ्यूजन है, लेआउट वन हम बना देते हैं। एड में ही बनता है, राइट क्लिक एड व्यू, एम्प्टी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, इसका नाम देते हैं अंडरस्कोर। ये जनरली क्या होता है, अंडरस्कोर कोई जरूरी नहीं कि अंडरस्कोर देना है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बोला जाता है कि आपको जो पार्शियल व्यू बनाते हैं उसमें अंडरस्कोर देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए जिससे कि पता चलता है कि ये व्यू क्या है, मेरा पार्शियल व्यू है, सॉरी लेआउट व्यू है। लेकिन हम नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेआउट वन भी लिख देंगे तो चलेगा, तो फिर हमको यहाँ पे लेआउट वन देना पड़ता है। यहाँ पे जो हम लोग अभी क्या किए हैं, यहाँ अंडरस्कोर लेआउट दिए हैं, उसके जगह पे लेआउट। चलो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको पूरा पेज डिजाइन करना पड़ेगा। जब भी लेआउट बनाते हैं तो फिर तुमको HTML हेड बॉडी सारा कुछ देना पड़ता है। दिखा देते हैं, यहाँ देते हैं माई आउट, फिर यहाँ बॉडी देंगे, तो ये थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का कोड है, छोड़ दो बूटस्ट्रैप का कोड, हटा ही दो। हम यहाँ पे कुछ कॉमन कंटेंट डाल देते हैं, जैसे दिखते हैं H1 20 लेआउट वन, फिर यहाँ पे लिख देते हैं H2 लेआउट वन इंडेड, यहाँ पे खत्म हो रहा। और इसके बीच में हम लोग देते हैं @ रेंडर
बॉडी। अब ये क्योंकि क्लास है, ये किसी न किसी नेम स्पेस के अंदर मिलता होगा, तो वो नेम स्पेस वगैरह को भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो लेआउट में जब जाएंगे हम लोग, @render body क्लास स्पेलिंग मिस्टेक, REND अंडर बॉडी आ गया। अब जो तुम्हारा ये टाइटल हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, और इस जगह पे तुम्हारा क्या होगा, यहां पे जो हम लोग लगाए हैं इसमें लेआउट 1, ये वाला कंटेंट जाके कहां घुस जाएगा, ये वाला कंटेंट जाके इस जगह पे घुस, देखते हैं होता है कि नहीं। देखो अब इसके हिसाब से ये लेआउट आ रहा है, यहाँ पे लेआउट आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बीच में मेरा कंटेंट आ गया। कंटेंट में और ऐड कर दो, जो भी यहां देंगे, वो जो प्लेस होल्डर जहां बताया गया, ये जो लेआउट में है वो तुम्हारा कॉमन रहेगा, और जितना पेज पर लगाएगा उतना कॉमन रहेगा, और यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये सब हम लोग को पढ़ना है, लेकिन तुम्हारा हमको मालूम था कि क्यूरियोसिटी होगा, इसलिए हम बता दिए पहले भी। आज हम लोग व्यू पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे, मॉडल। चलिए कल मिलते हैं, कल पढ़ते हैं हम लोग मॉडल। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो बोलो। नहीं नहीं, कोई भी करोगे तुम्हारा, देखो अगर इंस्टॉल हो जाता है, देखो डेवलपर के लिए देखना होगा कि उसमें लाइसेंस का कोई लफड़ा तो नहीं है, प्लस दूसरा होता है कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, होम है या प्रोफेशनल है, अल्टीमेट है। हाँ वो चेक कर लेना। ये कभी कभी होता है क्या है ना, कि कुछ एसक्यूएल सर्वर का वर्जन जो है, डेवलपर हो गया या प्रोफेशनल हो गया, वो होम एडिशन पे इंस्टॉल नहीं होता है। तो कोई भी एडिशन अगर इंस्टॉल हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। काम सब में वही होता है जो हम लोग को बेसिक काम करना है। हाँ स्टेप्स भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। हाँ 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 हाँ, वो लर्निंग के लिए वो फ्री है, ठीक है, लर्निंग के लिए फ्री है, या आप कुछ बेसिक काम करना चाहते हो उसके लिए, लेकिन जब आप डिप्लॉय करो तो उसमें पैसा लगेगा। तो फिलहाल भी डिप्लॉयमेंट का मामला नहीं, तुम सीखने के लिए कर रहे हो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बोले कि लाइसेंसिंग टर्म एक बार देख लेना। हाँ हाँ, और हाँ हाँ, अगर डिफरेंट कंट्रोलर होगा, अगर सेम कंट्रोलर होता तो सिर्फ एक्शन मेथड को एज ए पैरामीटर पास करना पड़ता है, सिंगल पैरामीटर लेता है। और अगर तुम्हारा अगर किसी दूसरे कंट्रोलर को पास करना है तो पहले तुमको वो एक्शन मेथड का नेम देना पड़ेगा, और वो एक्शन मेथड सेकंड पैरामीटर देना पड़ेगा, वो कौन से कंट्रोलर के अंदर है। हाँ डिफरेंट कंट्रोलर, सारा जो तीनों है वो तीनों सेम सेम में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है, तीनों का बस, तीनों में यूआरएल देने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर रिडायरेक्ट टू एक्शन कर रहे हो तो उसमें तुमको दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, फर्स्ट एक्शन मेथड का नेम एज ए स्ट्रिंग, और दूसरा कंट्रोलर का नेम। अगर तुम रिडायरेक्ट टू राउट यूज कर रहे हो तो उसमें न्यू करके फिर वो तुम्हारा करली ब्रैकेट लगा के कंट्रोलर इक्वल्स टू कॉमा एक्शन इक्वल्स टू ऐसे करके देना पड़ेगा। और रिडायरेक्ट टू एक्शन सिर्फ रिडायरेक्ट कर रहे हो तो स्लैश कंट्रोलर का नेम स्लैश एक्शन मेथड का नेम ऐसा करके देना। तीनों में काम करने का सिर्फ तरीका अलग अलग है, यूआरएल देने का तरीका अलग अलग है, काम तीनों एक ही करता है, और वो तुम विद इन द कंट्रोलर भी कर सकते हो और अक्रॉस द कंट्रोलर भी कर सकते हो। इवन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा जो रिडायरेक्ट वाला है, रिडायरेक्ट वाला ज्यादातर वहां यूज करते हैं जहां पे अक्रॉस द वेबसाइट भी हो सकता है, किसी दूसरे वेबसाइट को तुम फॉरवर्ड कर रहे हो, तो वहां फिर तुम्हारा ये तुम उसको किसका यूज करोगे, जो तुम्हारा रिडायरेक्ट वाला, जिसमें तुम सीधा एब्सोल्यूट यूआरएल देते हो, क्योंकि उसमें तुमको जब दूसरे वेबसाइट में फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वहां पे तुमको एब्सोल्यूट यूआरएल देना पड़ता है। आज इतना ही, मिलते हैं कल।